ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में शानदार तेज़ी, एक बार फिर आज रिकॉर्ड हाई और सभी इंडिसेस में रिकॉर्ड हाई। करेंगे बातचीत इन सब पर, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में हफ्ते का दमदार आगाज। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स ने बनाया नया शिखर। BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 400 लाख करोड़ के पार। रियल एस्टेट और ऑटो शेयरों में आज जोरदार तेजी, 2% का दिख रहा है दोनों इंडाइसेस में उछाल। करीब 5% उछला गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक। वहीं ऑटो में आयशर मोटर्स में भी दिखी 5% की तेजी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सोने चांदी के भाव। MCX पर 71,000 के पार निकला सोना, 82,000 के पार निकली चांदी। कॉमेक्स पर भी सोना $2370 के पार। अमेरिका के अच्छे आंकड़ों से कीमतों में उछाल। और ईवी बैटरी के लिए किया से करार के बाद एक्साइड में दिखा जोरदार एक्शन। आज स्टॉक 15% भागा, वायदे का है टॉप गेनर। यहां पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आने के बाद दिखी तेजी। वहीं वोल्टास का भी एक जोरदार अपडेट। इंट्राडे में स्टॉक करीब 13% भागा। AC बिक्री के आंकड़े रहे शानदार। बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष ने इस्तीफा दिया। 9 जुलाई को छोड़ेंगे पद। शेयर को डाउनग्रेड किया जेफरीज ने। 170 के टारगेट के साथ 6% फिसला। और चौथी तिमाही के अच्छे कारोबारी अपडेट से इन्फो एज में भी लगे पंख। स्टॉक आज 8% भागा। Q4 में डिमांड सुधरने की उम्मीद से गोदरेज कंज्यूमर में भी दिखी 2% की तेजी। ओके, चलिए फिर बात करेंगे मार्केट्स की इस समय। और लगातार रिकॉर्ड हाइस बन रहे हैं यहाँ पर। और वीरू हजटर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। और अक्रॉस द बोर्ड सभी मार्केट्स में एक शानदार तेज़ी आपको देखने को मिली है। और चाहे इक्विटीज़ हो, चाहे कमोडिटीज़ हो, गोल्ड हो, सभी में आप देखिए निफ्टी में नया हाई। काफ़ी टाइम के बाद बैंक निफ्टी में नया हाई लगा। सेंसेक्स में रिकॉर्ड हाई। सोने में भी तेज़ी है और ऑब्वियसली चांदी में भी तेज़ी। तो अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है। लेकिन हम आते हैं मार्केट्स पर। फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई। और आज एक चीज़ क्लियर थी कि निफ्टी ने तो खैर रिकॉर्ड हाई बना दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी का वो रिकॉर्ड हाई बनना बाकी था। तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस जो था वो आज बैंक निफ्टी ने भी पूरा किया। और एक चीज़ है, मिड कैप थोड़ा सा ज़रूर फिसला। इनफैक्ट 1 घंटा पहले तो मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी डिक्लाइन आई थी, एकदम से वर्टिकल स्लाइड आई थी एक बार के लिए। हालांकि अब वो थोड़ी सी थमी है यहाँ पर। लेकिन ठीक है मार्केट आज का। लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक रहा रिलायंस। आज एक्चुअली रिलायंस ने पूरा का पूरा मार्केट को कैरी किया। और ये देखिए अभी भी रिलायंस इस समय करीब 2% ऊपर। तो शानदार मूव्स। तो पार्टिसिपेशन इनफैक्ट दिग्गजों का जोरदार और छोटे मझौले काउंटर्स भी पीछे नहीं। अनुज, फिर क्लोजिंग के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्योंकि हम 22,700 को छू चुके हैं। अब यहाँ से वो 2, 3, 4, 5, 6 की तरफ गाड़ी बढ़ तो रही है, लेकिन इमीडिएट लेवल पर अगला पड़ाव क्या रहेगा? अगला स्टेशन क्या है? बिल्कुल, देखिए अगला स्टेशन तो है 22,800 का निफ्टी पर। सुबह भी हमने लेवल डिस्कस किया था ऑप्शंस के हिसाब से। ये बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर 22,800 पर। और सपोर्ट है आपका 22,500 से 22,550 का। एक चीज़ क्लियर है इस मार्केट में 2 तरीके हैं। या तो आप डिप्स पे बाय करें या पोजिशनली बाय करें, ठीक है ना। क्योंकि या तो आपको गैप अप मिल रहा है या फिर आपको जब अगर डिप आ रही है तो वहाँ पर बाइंग आ रही है। आप गैप अप चेज नहीं कर सकते। तो लेकिन हाँ, मार्केट बीच बीच में डिप दे रहा है, ऐसा नहीं कि मार्केट डिप नहीं दे रहा। उन डिप्स को लेकिन यूज़ करना है आपको और बाय करना है। तो लॉन्ग रहें बेसिकली इस मार्केट में और हर गिरावट में ऐड करते रहें। थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी के उससे आज स्लाइटली डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि एक मुझे लग रहा था कि एक 48,636 के ऊपर टिकने पर एक सीधा 49,000 तक का मूव आएगा। लेकिन ठीक है, थोड़ी रेजिस्टेंस बीच बीच में मिलती रहेगी आपको। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई हायर लेवल पर। लेकिन 48,800 टू 49,000 मुझे लग रहा है कि ये अब निफ्टी बैंक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर सपोर्ट 48,200 टू 48,400 है। जैसे आज का लो 48,424 है। इसके आसपास अगर आपको मिल जाए, पोजिशनली लॉन्ग ही रहना है आपको इस मार्केट में। लेकिन ओके, लॉन्ग ही रहना है आपको इंडेक्स में।
और ऑफ कोर्स निफ्टी के लिए मजबूती, निफ्टी बैंक में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। निफ्टी बैंक क्या टाइम लेगा 50,000 से पहले? थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छा HDFC बैंक के नंबर्स अगर एक्चुअल में उतने अच्छे आ गए जितने अपडेट से तो नहीं लगेगा टाइम। आज थोड़ा PSU बैंकों में करेक्शन आ गई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो लीड कर रहे थे अब जी तक। हाँ। तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बीच बीच में देखिए मार्केट वन वे नहीं चलना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी आनी चाहिए, तो वो मार्केट हेल्दी रहता है बेसिकली। तो बेसिकली बाजार की चाल मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं, और हर मौका आपको देगा बाजार खरीदारी करने का, तेजी में ही रहना है। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षा गुड आफ्टरनून और अनुज गुड आफ्टरनून। और मैं ज़्यादा स्टॉक्स का उल्लेख नहीं करूँगा हर्षा यहाँ पे, क्योंकि चॉइसेस इस वक्त थोड़ी सी कम है मेरे पास, स्पेशली डेरिवेटिव स्टैट्स को देखने के बाद, ऑप्शन स्टैट्स को देखने के बाद मैं ज़्यादा एम्फेसाइज उन स्टॉक्स पे कर रहा हूँ जो कि लोअर एजेस से बाहर निकल रहे हैं। पहला स्टॉक आई थिंक सारे ऑटो स्टॉक्स के मूव देने के बाद TVS मोटर्स में मुझे आज यहाँ से अगले कुछ सेशंस के लिए, इस क्लोजिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेटर तरीके से प्लेस लग रहा है। आपकी स्क्रीन पे लगभग 0.5% OI बिल्डअप है, 21.33 पे ट्रेड करता हुआ आज सभी एवरेजेस के ऊपर आके टेस्ट मतलब ट्रेड कर रहा है, और 12 मार्च से चली आ रही अपनी एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को थोड़ा सा बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे मोमेंटम यहाँ पे हर्षता बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पिक किया है। अभी OI एडिशंस बहुत नहीं है, बट लोअर ट्रैजेक्टरी से स्टॉक बाहर निकलता हुआ। दूसरा है SBI लाइफ 1524 पे ट्रेड करता हुआ। एग्जैक्टली यही प्राइस पैटर्न इसकी 5 फरवरी के आसपास थी, जब लगभग 1.5 महीने की कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकला था। उसके बाद करीब इसने 125 रुपये का मूव दिया था। ठीक उसी अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस से निकलता हुआ स्क्रीन पर OI शेड हुआ है, प्राइस अप है, क्लियर इंस्टेंसेस हैं, संकेत हैं शॉर्ट कवरिंग के। 1524 हालांकि ट्रेड में काफ़ी चल भी चुका है, बट स्टिल बड़ा स्कोप यहाँ पर है। और एक बार मैं आपके स्क्रीन पर HDFC बैंक फिर रखना चाहूँगा। आई थिंक HDFC बैंक की पूरा का पूरा मूव स्पॉन्सर करने में सबसे बड़ा योगदान इसका रहा। आपकी स्क्रीन पे 1547 पे आज थोड़ा बहुत यहाँ पे जो OI है वो शेड हुआ है, लॉन्ग्स थे वो कैश में कन्वर्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा स्टॉक पे नजर रखिएगा। रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ पे वो है, करीब 1540 की ट्रैजेक्टरी लुक्स पॉसिबल। हर्षदा चलिए, तो ये इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स लेकिन आपके के लिए एक लिस्ट हाजिर करते हैं जहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। ट्रेंडिंग काउंटर्स में आप गौर करिएगा, ऑटो कंपनियों का अच्छा खासा बोलबाला है, वहां पर एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है। आयशर मिसाल के तौर पर 4.5% ऊपर, तो M&M में हम देख रहे हैं 3% के गेंस, मारुति भी 3-3.25% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप SBI लाइफ में देखेंगे करीब 2-2.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन मिड कैप साइड पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नाम दिखाई देंगे। एक्साइड किया ही नहीं, Hyundai के साथ भी इन्होंने EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो करार किया है, जिसमें कंपनी फेज 1 में करीब $550 मिलियन इन्वेस्ट करेगी, स्टॉक 15% भागा। इन्फो एज Q4 की बिलिंग मजबूत है, 7% बड़ी है, तो उसका फायदा मिलता हुआ। वोल्टास ने कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ FY24 में 35% रहेगी, उसका असर स्टॉक 7% ऊपर। और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर इन्होंने एक बहुत तगड़ा सेल फिगर शेयर किया है, गुड़गांव वाला जो नया प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हुआ। अदानी पोर्ट हालांकि थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ। अपोलो में मुनाफा वसूली। नेस्ले रॉयल्टी बढ़ा रहे हैं, 5 साल में बढ़ेगी, लेकिन तभी भी हल्का सा मार्केट इसे नेगेटिव ले रहा है, और UPL की तरफ से थोड़ा बहुत दबाव बना है। इसके अलावा बंधन बैंक CS घोष जो दरअसल इस्तीफा दे रहे हैं, वहाँ पर 6% करेक्ट होता हुआ काउंटर। आज REC, सिटी यूनियन और पंजाब नेशनल बैंक ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये है आपके लिए ओवरऑल मार्केट की स्थिति। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारे जानकार पूरी तैयारी करके आए हैं आज, और ऑन द फ्लाई भी आपको कुछ ट्रेड्स देंगे। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे शरद अवस्थी के साथ, फिर टेक्निकल पैनल में हमारे साथ है प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और साथ ही साथ नीलेश जैन। इन सब से समझेंगे टेक्निकल आधार पर मार्केट कैसा खड़ा है। 2:15 बजे आज का पूरा एक्शन और खासतौर से एक्साइड जैसे स्टॉक्स पर एक बार फिर नजरें रहेंगी जो आज के आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, यतिन को जोड़ेंगे इस पर। 220 पर आज मुथूट माइक्रोफिन के CEO सदफ सईद से बातचीत होगी, इनका Q4 का अपडेट आ चुका है।
2:30 बजे लक्ष्मण आपको बताएंगे कि सरकार की विनिवेश पर एजेंडे में क्या निकल कर आ रहा है, अब क्या प्लान रहेगा। 245 पर निफ्टी कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं, याद रखिएगा टीसीएस के नंबर्स किक ऑफ करेंगे ओवरऑल रिजल्ट सीजन को फ्राइडे शाम को, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आई है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया मार्केट इंडिया इंक से, ये आपके सामने करेंगे पेश। आज 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के सीईओ सुशांत भंसाली से होगी बातचीत। फिर ऑफ कोर्स 3 बजे के आसपास डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएस टीएसटी बीटी ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। कार्यक्रम का क्रम पूरा का पूरा हर स्क्रीन पे रखा। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा सर? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड रहेगा यूनाइटेड ब्रूवरीज। टाइम पर्सपेक्टिव 1 से 2 दिन तक ट्रेड करा है 1833 पर। सेटअप सही है, अप मूव ऑन है, कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप होगा 1820 का, कुछ खास नहीं है, सिर्फ 13 रुपीज का स्टॉप। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में यूनाइटेड ब्रूवरीज। 1-2 दिन का मूव है, बस 1900 टारगेट। 1900 के टारगेट के लिए यूबीएल काबा साहब की तरफ से आज दोपहर का एक बढ़िया ट्रेड निकल कर आ रहा है। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करनी है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 60 मिनट चार्ट पे देखने को मिला है। डेली चार्ट पे आप जाएंगे तो वहां पर भी हमें एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि जनवरी के हाइस थे उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं, तो करंट लेवल्स पे भी आप एस्कॉर्ट्स में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 3024 3024 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3175 3175 के टारगेट सेट करने हैं एस्कॉर्ट्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 3100 वाला 3100 का कॉल ऑप्शन 85 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। इस ऑप्शन में 59 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट आपके 135 135 रुपए के होंगे 3100 के कॉल ऑप्शन। ओके, एस्कॉर्ट्स सबसे एग्रेसिव अगर कोई डेरिवेटिव स्टॉक मेरे इस वक्त शीट पे है जहाँ पे ओ एडिशंस ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग है, वो ये है। ओवर हीटेड है बट स्टिल मोमेंटम काफ़ी शार्प है। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरा अभी के लिए ट्रेड यहाँ पे मैक्स फाइनेंशियल में रहेगा। एमएफएसएल भी बहुत अच्छे सेटअप पे है। यहाँ पे मुझे लगता है 1080 से 1100 के लिए आपको कुछ आई मीन ओवर नेक्स्ट फ्यू सेशंस आपको ये दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइन स्टिल 1020 बाय कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1010 का रखिए और यहाँ पे वेट फॉर टारगेट स्टिल 1080 to 1100। मैक्स फाइनेंशियल में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं कि तेजी की इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए हमें सबको पता है आज रिलायंस अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग रिलायंस में थोड़ी और आएगी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि 2970 के ऊपर फ्यूचर में 2970 के ऊपर फ्यूचर में ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 2960 का। 2970 के ऊपर हम बाय करेंगे। जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 3010 का। 2983 पर राजेश जी की बात जो आपने सुनी वो ये है कि यहाँ पर सुबह से याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टेंस में आज शॉर्ट कवरिंग थी। पिछले कुछ सेशंस में शॉर्टिंग काफ़ी थी, वो कवर होती हुई वो थ्रस्ट जनरेट कर रही है, उसमें राजेश जी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बहरहाल सिंस इट्स बाय कॉल, ये एक सकारात्मक नज़रिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, तो आपसे एक आग्रह है कि प्लीज़ किसी एक अपने निजी सलाहकार की राय ज़रूर रखें इस ट्रेड या किसी भी प्रकार के निवेश के किसी भी सोच पर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, जिसके अंतर्गत ये चैनल सीएनबी से आवाज आता है। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो जो स्टॉक हमारे रात पर आया है वो है लॉरस लैब। एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 10% का फ्रेश ओआई एडिशन यहाँ देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ एक दिनों से लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो लॉरस लैब को करंट लेवल पर खरीदारी करने की सलाह होगी। 443 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 465 एंड 475 के 2 टारगेट। ओके, तो लॉरस लैब जो आई थिंक फ्राइडे भी हम ट्रेड में स्पॉट कर रहे थे, वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम था, उसमें फॉलो थ्रू देखने को मिल रहा है और अगला पड़ाव आपका रहेगा 465 की तरफ। शरद, आफ्टरनून। आज तो विकल्प तो इतने सारे हैं, बताइए क्या पिक किया है आपने ट्रेड? मुझे लगता है टाटा केमिकल एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। रिसेंटली जो टाटा इन्वेस्टमेंट वाली लिस्टिंग की खबर आई थी उसके बाद एक एडिशनल 250-300 रुपए की वैल्यूएशन की कर कंपनी में आई है।
अगर वो मतलब लिस्टिंग नहीं भी होती है तो मुझे लगता है वैल्यू तो सर्टेनली कंपनी के अंदर है। इसके अलावा जो मेन बिजनेस है सोडा ऐश में, वो एक लीडिंग पोजीशन रखते हैं ग्लोबली और इंडिया में भी। उसके अलावा कंपनी करीब 3,000 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर रही है, 2.5 से 3,000 करोड़ का, जिसमें मेजर पोर्शन ऑलरेडी कंपनी खर्च कर चुकी है। 400-500 करोड़ और बाकी है। और इसके अलावा अगले 2 से 3 सालों में FY25 से 27 के अंदर भी 2,000 करोड़ की और कैपेक्स की योजना है कंपनी की। तो मुझे लगता है ये कैपेक्स काफी होगा कंपनी में, और 25 से 30% ग्रोथ ड्राइव करने के लिए आने वाले समय में। और अर्निंग्स के टाइप से मुझे लगता है कि अगले साल भी लगभग कंपनी 50-55 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आसानी से डिक्लेयर कर देगी। और 20 का मल्टीपल स्टैंडअलोन जो बिजनेस है बिना इन्वेस्टमेंट के, उसको आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1100 का भाव वहाँ और 250-300 जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यूएशन पकड़ के मुझे लगता है 1350 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टाटा केमिकल एक काफी डिसेंट बेट है। तो टाटा केमिकल्स में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी इस समय आप लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए राय है। एक पूरा पॉकेट जहां पर आज हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है, वो है ऑटो कंपनियां। और मैं देख रही थी कि कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक कहां पर और ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मारुति उसमें काफ़ी अग्रसर है, 12,868 के लेवल्स इस समय स्टॉक में देखने को मिले हैं। 450 रुपए की बढ़त आज के आज ही स्टॉक ने कमाकर आपको दे दी है। इस पर शिल्पा जी एक पर्सपेक्टिव बताइएगा, टेक्निकली अगला पड़ाव क्या रहेगा, क्योंकि एब्सोल्युटली नई ऊर्जा नई रफ्तार के साथ स्टॉक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरा ऑटो पैक ही बहुत पॉजिटिव है और उसमें तो मारुति लीडर है ही और एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही है। तो यहाँ पे अभी 13,500 के लेवल्स के लिए आप नेक्स्ट इसमें डेफिनेटली एक एम ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो देयर सो मच ऑफ कॉल अनवाइंडिंग कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एब्सोल्युटली बुलिश एक व्यू है, और जो आपको टूवर्ड्स 13,500 के लिए भी एक बार आपको टेस्ट करा सकता है। ओके, मारुति सुजुकी 1287 871 माफ कीजिएगा, आज इसने अपने करियर का हाई छुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। मीनवाइल अभी राजेश जी ने जो कॉल दी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, रिलायंस का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। अभी करीब एक 2980 का स्विंग लगा के आया, तो निफ्टी के स्ट्रेच को और शार्प कर सकता है, निफ्टी की तेज़ी को। आई थिंक रिलायंस का बिहेवियर, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस इज़ नाउ हेडिंग टुवर्ड्स मोस्ट एक्टिव कॉलाइटर्स जोन, जो इसका इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अप्रैल में सबसे बड़े कॉलाइटर्स का जोन है, ये उसको स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम फिजल आउट हो गया था, नहीं कर पाया था, बट इस वक्त वो अटेम्प्ट करता हुआ। तो अब थोड़ी नज़र रखिएगा निफ्टी पर भी। मीनवाइल एक ऑप्शन रखिएगा स्क्रीन पे जरा प्लीज़, 280 की बायोकॉन की कॉल ऑप्शन। मानस बायोकॉन, इसकी प्लेसमेंट मेरे को इस प्रोस्पेक्टिव से अच्छी लग रही क्योंकि 19 फरवरी से लेके अब तक 3 अटेम्प्ट्स रहे इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने के। आज एक अच्छा अटेम्प्ट है, और मैं इस प्राइस को अगर सिर्फ 20 मार्च से भी अभी तक के बीच में रीड करूं तो एक अच्छे फ्लैग का ब्रेकआउट है। मानस फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस, दोनों विकल्प रखे मेरे। आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर आपकी राय और आपका व्यू। 8 रुपये पे कॉल ट्रेड कर रही है। बिल्कुल एग्री करते हैं। उसका रीजन ये देखिए, अभी इसको भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था कि एस्कॉर्ट्स अगर किसी और ने दिया होता तो शायद मैं बायोकॉन ही देता, क्योंकि यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं, पहले से ही हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो आज के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से करीब 15 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन के जरिए इस ट्रेड को लेना ज्यादा बेहतर है, तो और वहां पर बहुत अच्छी लिक्विडिटी भी है। जो 280 का जो कॉल ऑप्शन 8 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपी 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आपको एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, इस ऑप्शन को खरीदना है। टारगेट आपके 15 रुपए के आसपास, 15 रुपीज के आसपास के हो सकते हैं बायोकॉन के 280 के कॉल ऑप्शन में। ओके, तो बायोकॉन एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, करीब स्टॉक आप देखिए 2% बात करते करते भाग चुका है। एक मोमेंटम ट्रेड है इस घंटे का, लेकिन इस पूरे दिन आपको कई सारे स्टॉक्स ने ऑफर किए हैं, कई सारी तेजी की पोजीशंस, और सुबह से ये सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि एक के बाद एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स आए हैं। चाहे वो वोल्टास हो, इन्फोएज हो, एक्साइड हो, खबरों की कोई कमी नहीं है। और आज के सबसे एक्टिव स्टॉक्स खबरों से ही जुड़े हुए हैं। यतन हमारे साथ हैं एक बार फिर रिकैप करने के लिए स्टॉक्स ऑफ द डे। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, सबसे पहले अगर हम वोल्टास की बात करें तो क्लियरली यहाँ जो मोमेंटम हमको देखने को मिला है वो बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर स्टॉक 52 वीक लो पे था और अब
नए नए हाईस पे स्टॉक आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज 8% की तेजी, क्योंकि Q4 का जो एयर कंडीशनिंग डेटा है यहाँ इनको 72% की ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिली है। तो Q4 का जो रिकॉर्ड सेल्स आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है गर्मी की सीज़न के पहले, उसके बाद शेयर काफ़ी एक्टिव। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फो एज की, तो यहाँ स्टैंड अलोन बिलिंग में आपने ज़बरदस्त इजाफा देखा। इनफैक्ट जो रिक्रूटमेंट है जो देख रहे हैं हम लोग Naukri.com पे, और 99 एकर्स में जो अच्छा ट्रैक्शन है उसके चलते स्टॉक में आप 10% का अपमूव देख रहे हैं। लेकिन क्लियरली आज स्टॉक ऑफ द डे है एक्साइड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि किया और हुंडई यानी जो हुंडई ग्रुप की कंपनीज़ हैं, इन्होंने एक MOU साइन किया है एक्साइड के साथ, जहां वो बैटरी डेवलपमेंट पे जो है संयुक्त पार्टनरशिप करेंगे। ऑब्वियसली जो लिथियम आयन बैटरीज़ है इसको लेके करार किया जा रहा है एक्साइड की एक सब्सिडरी के साथ। और ये जो प्रेस रिलीज किया और हुंडई की तरफ से आई है, उसके बाद एक्साइड के शेयर में लगभग आपने 15-16% की अपटेक आती हुई देखी है। तो ये सारे वो शेयर हैं जहां न्यूज़ के बेसिस पे बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। न्यूज़ के बेसिस पर जोरदार एक्शन इन स्टॉक्स में। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट एक्साइड डिस्कस कर ही लेते हैं। शरद, पहले जैसे यतिन कह रहे हैं कि एक एक्सक्लूसिव ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुंडई और किया के लिए, बड़े ब्रांड्स है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक में आज का मूव काफ़ी है या फिर यहाँ से पूरी तरह से री-रेट होने की तैयारी दिखा रहा है? नहीं, देखिए ईवी वाली जो स्पेस है लिथियम बैटरीज की, अगर हम बात करें तो नॉर्मल बैटरी आती है 5-6 हज़ार रुपए की, और लिथियम आयन बैटरीज में सिंपली आपका जो प्राइसिंग है वो लाख रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है अगर 10% ऑफ रेवेन्यूज भी वहां से आते हैं, 10% ऑफ मतलब क्वांटिटी भी वहां से आती है, तो काफी बड़ा गेम चेंजर है इन कंपनीज के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रॉडर लॉन्ग टर्म टारगेट्स लगभग 30% के हैं। टू व्हीलर्स में ऑलरेडी हमने वो ट्रैक्शन देख लिया है। तो अगर आप एज अ पर कंपोनेंट, पर व्हीकल कंपोनेंट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है ज्यादातर लिथियम आयन बैटरीज के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इमीडिएटली प्ले आउट करेगा कि नहीं ये बोलना मुश्किल है, आज न्यूज आई है, बट मुझे लगता है अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं, जैसे जैसे ईवी वाली थीम प्ले आउट करती है अगले 5-6 सालों में, मुझे लगता है यहाँ से भी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। अभी भी स्टॉक लगभग 30-32 टाइम आपको मिल रहा है, वो भी TTM अर्निंग पे, फॉरवर्ड पे नहीं। तो मुझे लगता है अभी भी स्कोप है। आज की मूवमेंट के बाद थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो गया होगा 15-20%, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है अभी भी होल्ड करके चलना चाहिए। थीमेटिकली काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर 30% आप लिथियम आयन बैटरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी आप समझ लीजिए काफी बड़ा चेंज आ सकता है। हालांकि वो बैटरीज 10 साल लगभग चलेंगी, नॉर्मल बैटरीज 4-5 साल चलती हैं, बट उसको एडजस्ट करके भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है जो मार्केट शेयर या मार्केट गार्नर कर सकते हैं वो काफी बड़ा हो जाएगा। और पर कंपोनेंट, पर व्हीकल जो इनका कंपोनेंट शेयर है वो काफी बड़ा मूव देखेगा। जहां आप साल के 1,500 रुपए, 2,000 रुपए की बात कर रहे हैं, वो बढ़ के अगर 10 गुना हो जाता है 10-15 हज़ार रुपए, तो मुझे लगता है काफी मटेरियल चेंज है ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी मेकर्स के लिए। एक बड़ा चेंज आता हुआ, और शायद इस चेंज की बस शुरुआत है जो आप स्टॉक में भी देख रहे हैं। गाबा जी, एक्साइड पर अब व्यू क्या रहेगा? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की इस पर रिपोर्ट आई थी, ओवरवेट थे और इनके टारगेट्स को हुबहू अचीव भी कर लिया। 373 इनका टारगेट प्राइस था, आज ये सुबह में 376 छू चुका है। हाँ जी, फर्स्ट वाले डिस्क्लोजर ये मैंने क्लाइंट्स को दिया था, टारगेट भी अचीव हो चुका। एक पोजीशन 1 है, लेकिन एक्साइड अब भी अच्छा लगता है। 373 का टारगेट स्टॉप ट्रेड कर रहा है अभी। मेरे ख्याल से स्टॉक डीप होगा 340 का, 350 का, लेकिन मुझे लगता है 400 पार कर लेगा। जो सेटअप बना हुआ है एक्साइड का और जो ब्रेकआउट मिला है 300 के, वो करीब 400 के पार ले आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो स्टॉप डीप चाहिए, लेकिन इसको डिलीवरी बेस पर लेकर मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। 400 के बाद 500 पॉसिबल है, लेकिन 400 एक रीजनेबल टारगेट है, लॉजिकल टेक्निकल टारगेट इन द नियर टर्म। एक्साइड अच्छा लग रहा है मुझे। जी एक्साइड, और मैंने अपने करियर में पहली बार एक्साइड में इंट्राडे में इतना बड़ा मूव देखा। एक्साइड आज इस न्यूज़ फ्लो के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, डे हाई पे स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ 16% का इजाफा है। लास्ट टाइम इसके करियर में इतनी तेज़ी कभी थी, कब थी मुझे याद नहीं आता। नो, इतनी वाइल्ड कैंडल बड़ी नहीं थी। खैर, खबर भी ऐसी है। मीनवाइल अभी हमने कुछ देर पहले वो जो बायोकॉन का ट्रेड लिया था, और बायोकॉन का वो ऑप्शन अभी करीब 860 का स्विंग देख रहा है डे हाई पर आता हुआ। बट शिल्पा जी, एक बात पे गौर कीजिएगा, आज सुबह सुबह मैं निफ्टी मेटल इंडेक्स को देख रहा था। जब मैं प्रीशियस मेटल्स के फ्लैशेस पढ़ रहा था उस वक्त एट 8776 आज की कैंडल टेक्निकली
ये ऑल टाइम हाई ही होगी, ठीक है ना। वो तो शायद आई थिंक वो शायद कुछ मतलब ब्रेथ विद इन द मेटल्स इतनी अच्छी नहीं है, बट ये कैंडल बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। ये रिफ्लेक्शन है कि प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं है। स्पेशली दो स्टॉक्स, शिल्पा जी, JSW स्टील और JSPL, इनकी प्लेसमेंट आपको कितनी एग्रेसिव लग रही है? इन दोनों में से अगर ट्रेड पिक करना हो तो आपका झुकाव किस तरफ होगा? डेटा दोनों के स्ट्रांग है। डेटा दोनों के ही स्ट्रांग है यहाँ पे, लेकिन JSW स्टील मुझे लगता है कि थोड़ा इमीडिएट लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस दे सकता है, जो टूवर्ड्स एक सेकेंड यस अगर ऑप्शन चुनेंगे तो ये जो 870 875 जोन है, इसके ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सस्टेन करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट्स टुवर्ड्स 900 से लेकर 925 तक आ जाएंगे ये, लेकिन एक क्रूशियल है कि इट हैज़ टू सस्टेन अबव 870। वहीं पे मैं जिंदा स्टील की बात करूँ तो जिंदा स्टील मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है देन JSW स्टील ऑन इमीडिएट बेसिस। यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे कॉल अनवाइंडिंग भी है, और यहाँ पे आपको इमीडिएट टारगेट्स जो है वो टुवर्ड्स 950 से लेकर 980 के लेवल्स के लिए भी आपको एक बार ये अप्रोच करेगा। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है क्योंकि 900 पे ही इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आप 900 के जस्ट नीचे एक सपोर्ट यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, और यहाँ पे अभी भी टुवर्ड्स 950 से लेकर 970 के लिए आप एक बार इसमें लॉन्ग ले सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल 950 970 के लिए JSPL में एक अपॉर्चुनिटी, जिंदल स्टेनलेस एंड पावर में, और JSW स्टील भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर दो कंपनियां, सरकारी कंपनियां। एक तो मझगांव डॉक, जिसका अभी अपडेट मैं देख रही थी कि FY24 का जो टर्नओवर आ रहा है ये 9,400 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई देगा, जो पिछले साल 7,827 करोड़ के करीब था। तो स्टॉक में वो मूव आ सकता है। और आज सुबह में हम कोची शिपयार्ड की खबर आपको सुना रहे थे कि दरअसल US नेवी के लिए मास्टर शिप बिल्डिंग अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। तो मिड यहाँ पर इन ट्रांजिट अगर उनकी किसी भी नेवल वॉरशिप शिप को मरम्मत की ज़रूरत हो तो वो कोची शिपयार्ड करता हुआ दिखाई देगा। कोची शिपयार्ड में अच्छा एक्शन, आज 60 रुपये ऊपर है, और एक फॉलो थ्रू अब शायद मझगांव डॉक में भी नजर आएगा। नीलेश, आपकी नज़र दोनों स्टॉक्स पर गई है, क्या इस समय मझगांव में 3% की तेजी को भुनाया जाए? बिल्कुल असिता जी, देखिए दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक तरफ अगर हम कोचिन शिपयार्ड इस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखें तो एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगातार पिछले 6-7 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। कोचिन में हमारे ओवरऑल टारगेट जो हमारे निकल के आ रहे हैं वो लगभग 1200 के आसपास के हैं, तो अभी भी जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। 1080 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और डिक्लाइन पे खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके साथ साथ मझगांव डॉक बिल्कुल यहाँ पर भी एक सिमिलर एक्शन है, बट अभी भी यहाँ पे जगह है। प्रीवियस ऑल टाइम है लगभग 2500 के आसपास का था, तो अभी भी यहाँ से लगभग 200-300 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। 2190 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे फ्रेश खरीदारी मझगांव डॉक में करंट लेवल पर करके चल सकते हैं, और ऊपरी स्तर पर 2400 तक के लेवल इमीडिएट बेसिस पे, और उसके बाद 2500 के पार ये काउंटर बहुत जल्द जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये फिलहाल 2400 और 2500 तक के लेवल्स मझगांव डॉक में देखने को मिलेंगे। लगभग 20% की औसतन ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। FY24 में कंपनी डिलीवर करती हुई दिखाई देगी। ये बात हुई आपके लिए मझगांव डॉक की और कोची शिपयार्ड की, जहां दोनों में अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है। चलिए गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की। और Q4 का अपडेट मुथूट माइक्रो फाइनेंस की तरफ से भी आ चुका है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें FY24 में डिस्बर्सल्स में करीब सालाना आधार पर 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट FY24 में बढ़कर आ रहे हैं करीब 32% के आसपास। कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो Q4 के जो डिस्बर्सल्स है वो लगभग औसतन 18% बढ़ेंगे। कंपनी ने कस्टमर बेस में भी इजाफा किया है। FY25 के लिए कितना मजबूत आउटलुक है, इस सब पर बातचीत करने के लिए मुथूट माइक्रोफिन के CEO सदफ सईद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदफ जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये क्या आउटलुक क्या बन रहा है, जिस तरह का आपने अपडेट दिया है FY24 पर 31% तक की FY24 में डिस्पर्सल्स, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी करीब 32% बढ़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर FY25 में एंट्री होगी? बिल्कुल हर्षिता जी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए।
मुथूट माइक्रोफिन का पिछला साल गया साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही। हमने एवर हाईएस्ट डिसबर्समेंट रिकॉर्ड करे हैं, 10,662 करोड़ के डिसबर्समेंट करे हैं पूरे साल में। पिछले साल हमने इसी पीरियड में करीब 8,104 करोड़ के डिसबर्समेंट करे थे, तो 32% का इजाफा हुआ है डिसबर्समेंट में। और इसके कारण हमारा AUM भी 32% बढ़ गया है। लास्ट ईयर हमने क्लोज करा था 9,208 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे। इस साल हमने 12,194 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट में क्लोज करा है। और इसमें कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। हमने करीब 336 ब्रांचें ऐड करी हैं इस साल। ब्रांच काउंट हमारा 1508 ब्रांचें बढ़ गया है और ये पूरे 19 स्टेटों में विस्तृत हैं हर जगह पर। हमने नया स्टेट तेलंगाना भी ऐड करा है, तो हमारा ग्रोथ जो है वो हमारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगर आप देखें, हमने कहा था कि हम 34% CAGR ग्रोथ पे बढ़ रहे हैं। अगर हम लास्ट 3 साल का देखें तो हमारा CAGR ग्रोथ करीब 39% है। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ है कंपनी में, अच्छा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस है। हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 98.4% ऑन टाइम है। ये भी करीब 2.6% बढ़ा है पिछले साल से। पिछले साल यही 95.8% ऑन टाइम कलेक्शन था, अब की बार ये 98.4 है। तो एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही है। ओवरऑल लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए काफी प्रोडक्टिव रहा। हमने करीब 7 लाख कस्टमर भी ऐड करे। हमारे कस्टमर बेस आज के दिन में 33,50,000 पहुंच गया है। और हम काफी मजबूती से अपनी एप्लीकेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारा 16,50,000 कस्टमर ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, जिसकी वजह से वो डिजिटल कलेक्शन दे पा रहे हैं। पिछले साल पूरे साल में हमने 20% डिजिटल कलेक्शन करा था, इस साल वो 26% बढ़ गया है। तो करीब 30% का इजाफा हुआ है डिजिटल कलेक्शन में। और ये काफी हमें हेल्प करता है कॉस्ट रिडक्शन में, और इसके कारण डेफिनेटली ओवरऑल सारे मेट्रिसेस में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ओके, सदब जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अभी आपने सारे वेरिएबल्स के बारे में बात करी, बट अगर मैं बीता साल या फिर बीता फिस्कल को देखूं तो वो 2 लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा। एक तो कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी ऊपर, और बाकी बैंकों के लिए भी कह रहा हूँ मैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उनके लिए डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल था। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था जिसने बीते साल और बीते फिस्कल में काफ़ी परेशान किया। FY25 में आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में कितना मतलब डिक्लाइन पॉसिबल लग रहा है? कितना रिलैक्सेशन ये NIMs को दे सकता है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। वीरेंद्र जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। सभी लोग फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में वेट कर रहे हैं कि रेट कट कब आएगा। बट डिस्पाइट कोई रेट कट ना होने के कारण भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड में 10 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन आया है। एंड मुझे लगता है आगे जाके डेफिनेटली जैसे जैसे RBI रेट कट करता है और ओवरऑल रेट रिडक्शन होता है, ये कॉस्ट ऑफ फंड और नीचे आएगा। हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड है आज के दिन में 10.4%। और हमारी कोशिश है कि हम अपना डाइवर्सिफाई कर सकें सोर्सेज ऑफ फंड। उसके लिए हमने एक बहुत ही रिसेंटली एक ECB बोरोइंग भी क्लोज करी है $75 मिलियन की। 622 करोड़ रुपए हमने रेज करा है, काफी इफेक्टिव प्राइसिंग पे है। एंड हम आगे जाके और ऐसी बोरोइंग रेज करेंगे जिसके कारण कॉस्ट ऑफ फंड जरूर नीचे आएगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जबकि कॉस्ट ऑफ फंड ड्यूरिंग पोस्ट कोविड जब इंक्रीज हुआ था, ओवरऑल पॉलिसी रेट 250 बिप्स इंक्रीज हुए थे, बट हमारा कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हुआ था सिर्फ 80 बिप्स। एंड इवन व्हेन देयर इज नो रिडक्शन वी हैव बीन एबल टू मतलब उसे रिड्यूस कर पाए हैं 10। सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी की एबिलिटी इफेक्टिव बोरोइंग रेस करने के लिए डेफिनेटली हम कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस कर पाएंगे। पिछले साल हमने करीब 9,800 करोड़ के डेट रेस करे थे, एंड ऑल ऑफ दीज डेट्स हैव बीन कमिंग एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ फंड धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, और उसकी वजह से हमारा आज के दिन में निम जो है 12.7% है। आगे जाके डेफिनेटली ये निम एक्सपैंड होगा। ये 12.7% निम जब है जब हमने
55 बेसिस पॉइंट अपने कस्टमर को पास कर दिया है और कॉस्ट ऑफ फंड रिडक्शन में कुछ हमने कस्टमर के लिए भी लोन का रेट कम करा है, बट हमारा उससे पोर्टफोलियो यील्ड पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। ओवरऑल यील्ड हमारी इंटैक्ट है और हमारे निम इंटैक्ट हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी कंपनी की। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ये ईसीबी डील की थी अप्रॉक्सीमेटली 622 करोड़ रुपए की, मैं मान के चलूं कि निकट भविष्य में ऐसे ही कुछ विकल्पों पे आप ज्यादा फोकस करेंगे फंड रेज के लिए? ज्यादा बिल्कुल 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 वीरेंद्र जी, जैसे जैसे आप सुन रहे हैं, कमेंट्री चल रही है, आरबीआई भी ये बोलना चाह रहा है कि एनबीएफसी को बैंक के अलावा और भी सोर्सेस में एक्सप्लोर करना चाहिए फंड रेज के लिए, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। हमने ये ईसीबी डील अभी कंक्लूड करी थी, ऐसी ही कुछ और डील हम अगले साल में भी डेफिनेटली करेंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली आर बोरोइंग कॉस्ट हमारी नीचे आएगी। हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, हमें एंटिसिपेशन है कि हमारी जो रेटिंग रिन्यूअल हो रही है वो भी डेफिनेटली अपग्रेड होगी। हम करंटली A+ रेटेड कंपनी हैं, अगर हम AA रेटेड कंपनी हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमें बोरोइंग की एक्सेस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इनसे भी बढ़ जाएगी, तो वहां से भी हम एक चीपर कॉस्ट ऑफ फंड के थ्रू हम फंड बोरो कर सकते हैं और एक्सेस भी रहेगी। आई थिंक आज के दिन में डेफिनेटली मुथूट माइक्रोफिन को सोर्सेस और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड का कोई चैलेंज नहीं है। हमारा एफर्ट यही है कि हम कॉस्ट मोर एंड मोर इफेक्टिव तरीके से ला सकें, उसके लिए हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सोर्सेस के लिए, एंड ईसीबी एक उसका रूट है। ओके सदब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आई थिंक नंबर्स पे और निकट भविष्य पे पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं सब पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनुज वीरू, चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टॉक एज के फाउंडर विवेक बजाज। विवेक जी मुंबई में थे, तो मैं सोचा कि क्यों ना इनको ज़रा खींच लाया जाए स्टूडियो में और थोड़ी सी इनसे बात की जाए। विवेक जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो पहली बात तो मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई सर कर्म नगरी है, तो कहीं पर भी हम रहेंगे माइंड तो यहीं पर ही रहता है। बिल्कुल, मुंबई से शुरुआत की थी ना आपने? जी सर, मैंने पहला जॉब मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव था जेएम फाइनेंशियल में। हाँ। तो आई थॉट सीए करने के बाद सेल्स सीखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहीं से शुरुआत की थी। ओके, चलिए कुछ 2-3 मुद्दों पर सोचा आपसे बात की जाए, क्योंकि आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हैंडल करते हैं और एक पल्स समझते हैं मार्केट की। इस समय जो बड़ी डिबेट चल रही है वो है वैल्यू वर्सेस मोमेंटम, वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस मोमेंटम इन्वेस्टिंग, क्योंकि पैसा मोमेंटम में बन रहा है जी। तो क्या यही कंटिन्यू करता रहेगा? एक मैं जस्ट एक आपको बात बताता हूँ कि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग साइंस जो है ना, ये 100 साल पुरानी साइंस है, ये नई साइंस नहीं है। हमने इंडिया में इसको अभी देखा है, अभी इसको फील किया है, बिकॉज इंडिया में मोमेंटम पिछले 5 साल से बढ़े, प्लस कम्युनिकेशन मोमेंटम के अराउंड जो हुआ वो बहुत बड़ा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। नहीं तो वी हैव रेड बुक ऑन मिस्टर वॉरेन बफेट, वी हैव रेड बुक ऑन चार्ली मंगर, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, इसीलिए हमको ईजियर होता है उसमें पार्टिसिपेट करना। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम इन द मार्केट। एक सिंपल सा मैंने बेंचमार्क अपने लिए कर रखा है कि जब तक मार्केट 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स फैंटास्टिकली, ओके राइट, बिकॉज उस समय मोमेंटम है। और जब आप मोमेंटम खेलते हैं तो आप कैश मार्केट में ही करते हैं, तो आप लेके काम करते हैं। जब मार्केट 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया तब वैल्यू डिस्कवरी प्रोसेस के अंदर में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज वहाँ फिर चीज़ें सस्ते मिलने लग जाती है। तो इसमें ऑब्वियसली आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जिसमें बेयर मार्केट का रिस्क बहुत कम होता है कि अगर 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे गए भी तो भी वो विद इन बुल मार्केट एक करेक्शन है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से बहुत कम मौके आए हैं जब हम 200 के नीचे गए। हाँ, ये मतलब वी आर ऑल ब्लेस्ड कि बाय ऑन डिप वर्क किया इंडिया के अंदर में पिछले 5 साल में, बट जो मार्केट में 19 साल से हैं, जब मैं इतने साल से हूँ, अभी इतने पहले वाले मार्केट में देखा था कई बार 200-डे मूविंग एवरेज नहीं। आप कह रहे हैं ब्लेस्ड है या फिर ये थोड़ा सा रिस्की भी है मामला कि टेस्ट ही नहीं होता 200-डे मूविंग एवरेज? हाँ, इतना इस तरह का अगर डेटा देखें पिछले 25-30 साल का इंडिया का डेटा देखें तो इतने टाइम तक 200-डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट नहीं रहा है। हाँ। तो अपने कई डेटा डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिस्क जोन में जा चुका है मार्केट, बट बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि ये क्यों गया है।
और उसमें थोड़े फंडामेंटल रीजंस को हमको देख के फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये गया है तो सही गया है और ये कुछ टाइम तक और जा सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ लेट्स नॉट क्वेश्चन द वैल्यूएशन, लेट्स पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर वैल्यूएशन मार्केट इज गिविंग। तो अगर मोमेंटम राइड करना है तो अभी करिए, इट्स अ गुड टाइम टू राइड। पर लेकिन द फैक्ट इज इस तरह के मोमेंटम मार्केट में स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर रिस्क भी उतना ज्यादा बढ़ जाता है। और विवेक, मुझे याद है जब आप लोगों ने शुरुआत की थी 2-3 साल पहले, जब इस रैली की बस 2020 ऑनवर्ड्स जो मिलेनियल्स का पार्टिसिपेशन आया, जो लोग पहले मार्केट को देखते नहीं थे, उन्होंने मार्केट एक्सपीरियंस करना शुरू किया, उन्होंने उस तरह का रिस्क, उतनी वॉलेटिलिटी देखी नहीं है। तो उस तरह के निवेशकों को किस तरह का कॉशन रखना चाहिए, स्पेशली इन वैल्यूएशन पर और इस तरह के मोमेंटम पर? देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ कि हर मार्केट कंडीशन में कोई ना कोई सेक्टर होगा जिसमें मोमेंटम अभी ओरिजिनेट हो रहा होगा। तो हम जब निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं तो हमारा माइंड हमेशा बोलने लग जाता है ये महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। बट आज भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी एग्जांपल के रूप में केमिकल है, गिरे पड़े हैं, बहुत नेगेटिविटी है, लग रहा है कि यहाँ पर मूनशॉट्स आ रहे हैं, लग रहा है मोमेंटम ओरिजिनेट हो रहा है। तो सेक्टर रोटेशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के कभी भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर बायसनेस आएगा, हमको महंगा दिखेगा, सस्ता दिखेगा, उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑल द मोमेंटम इन्वेस्टर्स लाइक मी, वी डोंट लुक एट निफ्टी बैंक निफ्टी एट ऑल। तो आप किस पे देखते हैं फिर, मतलब सेक्टर रोटेशन? अभी कौन सा सेक्टर चला? जैसे लास्ट ईयर बैंकिंग सेक्टर हैज नॉट परफॉर्म्ड, राइट? PSU बैंक्स परफॉर्म किए बट ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो लास्ट ईयर परफॉर्म नहीं किया है। तो जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनमें ही वापस परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। 32% ऑफ निफ्टी इज बैंकिंग, राइट? तो हाउ कैन यू से कि बैंकिंग नहीं परफॉर्म करेगा? तो ऐसा नहीं कि मैं अभी पार्टिसिपेट करूंगा, मे भी मेरे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, जब वो आएंगे तब मुझे मोमेंटम दिखेगा, तब मैं उसमें पार्टिसिपेट। तो मतलब अभी भी मतलब चेज मोमेंटम ही करना है, लेकिन मतलब पहले वेट, मतलब भले आपको पता हो कि इसमें वैल्यू है लेकिन उसको बाय तभी करेंगे जब एक बार वो मोमेंटम में आ जाए। एक्जैक्टली। निफ्टी जब तक 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, मैं मोमेंटम इन्वेस्टर ज़्यादा हूँ। जब वो उसके नीचे चला जाएगा मैं अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में कन्वर्ट तो केमिकल्स एक सेक्टर होगा जिसमें आप लुकआउट पे रहेंगे कि जैसे मोमेंटम आना शुरू होगा उसमें फिर जनरली क्या होता है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं पार्टिसिपेट, जो उसमें मोमेंटम है उसमें तो पोजीशन है ही, राइट? बट जो सेक्टर में अभी गिरे पड़े हैं और मोमेंटम आ सकता है, वो ट्रिगर का वेट करेंगे। अगर उनमें ट्रिगर आ गया तो उनमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, कि जो ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल है शिप बिल्डिंग, जो चल रहा है इतने दिनों से। आज अभी हम बात भी कर रहे थे एक मैनेजमेंट से। हाँ, तो शिप बिल्डिंग क्यों चल रहा है? बिकॉज एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण, डिफेंस एक्सपेंस के कारण, और एक्सपोर्ट भी अब हो रहा है, तो वो सब के कारण एक नैरेटिव बना जिसके कारण वो सेक्टर में इंटरेस्ट आ गया, राइट? वो इंटरेस्ट रेवेन्यू में कन्वर्ट हुआ क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू। जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो दिखता रहेगा तब तक उसमें मोमेंटम रहेंगी। व्हाई टू क्वेश्चन देन? आज वैल्यूएशन हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार गार्डन रीच शिप बिल्डर तो 10 का पी में पहले ट्रेड करता था, अभी तो ये इतना महंगा हो गया। महंगा तो आपको लग रहा है बिकॉज आप भाव से कंपेयर कर रहे हैं। आपने 200 रुपये का देखा है गार्डन रीच, आपको लग रहा है 1000 रुपये तो बहुत महंगा हो गया, 900 रुपये तो बहुत महंगा हो गया। बट अगर अर्निंग सपोर्ट कर जाएगी तो ये 900 रुपया 2000 क्यों नहीं हो सकता है? That is the philosophy of momentum investor. Never question the valuation. Okay. तो रिसेंटली ये जो अब फिर से इंडेक्स अब लाइफ हाइस पर आ गया और आज ऑफ कोर्स हमने देखा निफ्टी बैंक की तरफ से भी मूव आया है। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा फिर मोमेंटम का को आप लोगों ने राइड किया है? कहाँ पर वो एक्चुअल अल्फा बना है? देखिए, सबसे ज़्यादा वेरी ऑनेस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत इजी अपॉर्चुनिटी दिया हम सबको, क्योंकि हम लोग सबको ही उस इंडस्ट्री के पार्ट हैं। तो इट वाज ईजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स लाइक CDSL, BSE, CAMS। और जब से जियो फाइनेंशियल का आगमन हुआ है तब से हमको सबको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो और भी बढ़ने वाली है। तो infrastructure provided of the providers of that industry, well not classical banks but ये पूरा stock market से related, stock market से related, correct। तो वो एक राइड हुआ है। उसके अलावा I mean कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें टेलविंड मिला है, पार्टिसिपेट किए हैं उसके अंदर में। बट अगेन आई टेल यू, उसमें पार्टिसिपेशन कंटिन्यू तभी रखना है अगर अर्निंग सपोर्ट करे, नहीं तो निकल जाइए और दूसरे सेक्टर के अंदर में अपॉर्चुनिटीज है उसको ले लीजिए। विवेक, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र दिस साइड, दिल्ली स्टूडियो से। आपने मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करी, आपने अपने 200 DMA एक्सपोनेंशियल एवरेज के कॉन्सेप्ट की बात करी। मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, आपकी एग्जिट थ्योरी क्या है? किस सेक्टर को और किन सेट ऑफ स्टॉक्स को अब एग्जिट बोलना है? फॉर इंस्टेंस कुछ काउंटर्स को, कुछ सेक्टर्स को हम सिक्लिकल मानते हैं, फॉर इंस्टेंस मेटल। कैसे तय करते हैं आप कि अब इसको हमने मोमेंटम को खेल लिया
अब एग्जिट करना है, आपकी एग्जिट अप्रोच क्या होती है? ठीक है, मैं आपको एक है ना एनालॉजी देता हूँ, गाड़ी की रेस की एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज़ आपको ये उस गाड़ी में बैट करना है जो गाड़ी सबसे तेज़ है या जीत सकती है उस दौर को, तो जो पहली गाड़ी होगी आप उस पर बैट करना चाहेंगे। तो पहली गाड़ी पहली कब रहेगी? जब वो दूसरी गाड़ी से आगे है। इसका मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट कार विज़ द सेकंड कार, इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और दूसरी बात, उस गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है वो स्लो नहीं होना चाहिए, मतलब मोमेंटम स्लो नहीं होना चाहिए। जो सीरियस मोमेंटम प्रैक्टिशनर है ना, उन्होंने सबने अपना एक फ्रेमवर्क बना रखा है और दिख जाता है उस फ्रेमवर्क के अंदर में कि गाड़ी स्लो हो रही है या आउट परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटिवली कम हो रहा है, तो एक बार उससे निकल जाना चाहिए। तो इट इज़ मोर मैथमेटिक्स, वी डोंट रिलाई ऑन आवर गट, हम जजमेंट नहीं क्रिएट करते हैं। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक चीज़ है कि आपको सब्जेक्टिविटी भी देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट ये बोल रहा है शायद कर लेगा, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये शायद हो जाएगा, तो काफ़ी सब्जेक्टिविटी है उसके अंदर में। बट जब हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर प्योर मैथ्स में उसको कन्वर्ट कर लिया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग है और मोमेंटम है स्टॉक में, तब तक राइड करो, जहाँ स्लो डाउन दिख रहा है वहाँ एक बार एग्जिट कर जाओ। ओके विवेक, सिंस आप का इतना बड़ा क्लाइंटेल रिटेल का है, इस समय कुछ पल्स पकड़ पा रहे हैं आप? किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्या रिटेल चाह रही है? क्या सिर्फ F&O चाहती है रिटेल, या फिर इन्वेस्टिंग में भी कुछ ज़्यादा मतलब ऑप्शंस मांग रहे हैं आपसे? नहीं, मुझे लगता है कि रिटेल हैज़ बिकम वेरी मैच्योर। जो पुराना 5 साल या 10 साल पुराना रिटेल था ना, एक सेगमेंट ऑफ रिटेल है जो मैच्योर है, जो समझता है इस चीज़ को कि भाई मेरे पास इतना ही समय है हफ्ते में देने के लिए, तो वहाँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा तो अपना हाथ जलाऊँगा। तो वो लोग डेफिनेटली इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की सर्च कर रहे हैं और स्टॉक्स के अंदर हमें काफ़ी इंटरेस्ट है। नॉट कि स्पेकुलेट करना है लोगों को, बट एक ये जो बाय ऑन डिप इंडिया में वर्क किया है ना, उससे लोगों को बिजनेस समझना और सही बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का एक हैबिट आ गया है, एक सेगमेंट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको ही करने लग गए हैं, ऑब्वियसली लार्जली पीपल तो एंटरटेनमेंट के लिए अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आई थिंक जो सीरियस लोग हैं वो काफ़ी सीरियस पीपल आर इंटरेस्टेड ना। हमारे जैसे प्रोडक्ट जो कि ब्रोकर प्रोडक्ट नहीं है, दीज आर मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज, तो उनमें इंटरेस्ट लोगों का काफ़ी आ गया है कि हमको एक न्यूट्रल वर्किंग, अपना खुद का वर्किंग के लिए कुछ करना है, तो पीपल आर इंटरेस्टेड। और मार्च की करेक्शन के बाद भी मतलब स्पेशली मिड कैप में काफ़ी ब्रूटल करेक्शन थी, कोई ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं आया आपके साथ? आई मीन जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इम्पैक्ट रहा है, स्पेशली द वन हु विल लेकिन लिवरेज, बहुत जो एग्रेसिव लिवरेज कर रहे थे उनको मार पड़ी है। बट दे विल नॉट गो बैक, आई हैव अ फीलिंग दे विल स्टिल बी देयर इन द मार्केट, फिर ट्राई करेंगे क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है। तो इवन दो दे हैव लॉस्ट मनी, दे विल कम बैक विद मे बी स्मॉल कैपिटल एंड कीप ऑन ट्राइंग इन दिस मार्केट। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट आपकी ट्रैवल के लिए मुंबई में। हैव अ गुड स्टे इन मुंबई। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू। ओके, चलिए मार्केट पर लौटते हैं एक इंटरेस्टिंग टेक विवेक के साथ। लेकिन भारतीय बाजारों में अगर इस समय आप गौर करेंगे, निफ्टी बैंक करीब करीब 88-90 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स में जो जोश था वो थोड़ा सा कंट्रोल में आता है, अब सिर्फ 22.2 पर है, लेकिन ऑटो है जहां पर जोरदार तेजी अभी भी कायम है। अच्छा, बाय द वे इस बीच एनटीपीसी का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 1.5% तक की तेजी यहां पर आती हुई दिखाई दी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक फ्रेश मूव आता हुआ एनटीपीसी में एट द मोमेंट। इस पर लक्ष्मण रॉय को भी जोड़ेंगे क्योंकि एनटीपीसी से जुड़ी हुई और पूरे विनिवेश की स्टोरी से जुड़ी हुई दरअसल इनके पास कुछ खबर भी है। इस बीच 4 का चौका की तैयारी कर लीजिएगा। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन आपसे मैं लूंगी। राजेश पालविया F&O सुपरस्टार देने के लिए एकदम हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं। चार्ट का चमत्कार मानस आपके जिम्मे, और शरद से समझेंगे मिड कैप फंडा, तो वो ट्रेड्स ले लेते हैं, फिर लक्ष्मण जी को भी जोड़ लेंगे। और एनटीपीसी उस लिहाज से फोकस में भी रहना चाहिए, वहां पर एक ट्रेड का मौका साफ स्क्रीन पर दिख रहा है। शिल्पा बताइए, सस्ता ऑप्शन। जी हर्षदा जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा मेटल से ही। मुझे वेदांता अच्छा लग रहा है। वेदांता 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 320 के ऊपर इनफैक्ट इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है फॉर टारगेट्स ऑफ 345। तो यहाँ पे वेदांता का 330 का कॉल ऑप्शन जो रफली 8 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 रुपये 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 12 रहेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट टूवर्ड 16।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी वेदांत में दिखाई दे रही है। राजेश पालविया, एफएनओ सुपरस्टार मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले टाटा केमिकल की एक खबर, 2% से ज्यादा चाइना में सोडा ऐश की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दाम 1 महीने की ऊंचाई पर आ गए हैं। ये एक पॉजिटिव होगा टाटा केमिकल्स के लिए, जीएचसीएल के लिए, तो ये स्टॉक्स भी रेडार पर रहेंगे। एफएनओ सुपरस्टार आपका क्या है? तो हर्षा जी, मेरा एफएनओ सुपरस्टार में स्टॉक एनटीपीसी ही है। स्टॉक में देखें, करेक्शन के बाद अब जिस तरीके से रिकवरी बनी, तो पिछले 2 दिन का जो एक करेक्शन था उसको तो आज ये रिगेन करते हुए दिख रहा है। इवन इस रिकवरी के फेज में स्टॉक अपने मार्च के स्विंग हाई को भी अब वापस क्रॉस करते हुए दिख रहा है। लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप है डेरिवेटिव डेटा में। हमें लगता है एनटीपीसी यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 368 से लेके 372 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 356 के आसपास। ओके, आपका एनटीपीसी फ्यूचर्स 360 पे आपका एक बाय कॉल। चलते हैं 4 के चमत्कार के लिए मानस जी के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, एनएमडीसी पे मेरा ध्यान है। एनएमडीसी ने अभी कुछ दिन पहले 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाया था। उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, 3 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एनएमडीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 219 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। और 232 रुपए 232 के टारगेट सेट करने हैं एनएमडीसी में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 225 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 12 रुपए 50 पैसे के, 12.5 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, एनएमडीसी करीब 7.25 रुपए पे एक कॉल लेनी है आपको। ये भी विकल्प आपके पास है। अब मिड कैप फंड के चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? फिर से केमिकल स्टॉक ही है, आर्कियन केमिकल्स। हमें लगता है ये काफी बढ़िया बेट साबित होनी चाहिए। रिसेंटली स्टॉक ने थोड़ी बहुत करेक्शन देखी है क्योंकि ब्रोमाइन की कीमतों में करेक्शन आई है जैसे जैसे रशिया यूक्रेन टेंशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई। बट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में जैसी कंपनी की पोजीशनिंग है और जो कैपेक्स प्लान है, एक तो ब्रोमाइन और मरीन सॉल्ट्स में उनकी एक डोमिनेंट पोजीशनिंग है, ज्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट है। इसके अलावा ब्रोमाइन में कुछ कैपेक्स कंपनी ने पिछले साल किया था और करीब 250 करोड़ का कैपेक्स अभी कर रहे हैं। ब्रोमाइन डेरिवेटिव्स का एक प्रोजेक्ट है, उसमें भी वो डेवलप कर रहे हैं। प्लस पीटीए के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी वो डेवलप कर रहे हैं, जिसका फर्क आने वाले 1 से 1.5 साल में नंबर्स में दिखना चाहिए। ब्रोमाइन डेरिवेटिव्स का वो प्लांट FY24 के इस क्वार्टर में चालू होना था, बट मेरे हिसाब से 1 आधी क्वार्टर आगे पीछे हो सकता है। तो जैसे जैसे वो प्लांट चालू होता है और लीडरशिप पोजीशन है कंपनी की। लॉजिस्टिक्स एक मेजर हेडविंड है कंपनी के लिए क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल कंपाउंड है, तो कंपनी सारी लॉजिस्टिक खुद ही हैंडल करती है। और रिसेंटली ईरान वाली टेंशन्स की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिस्टिक कॉस्ट्स में थोड़ा सा अपटिक देखने को मिला होगा, उसका असर हो सकता है थोड़ा नेगेटिव पड़े शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये वैल्यूएशंस पे मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। डोमिनेंट पोजीशनिंग है कंपनी की और जैसे जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है अगले साल भर में और ग्रेजुअली प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो जाने चाहिए, यहाँ से रादर इम्प्रूव ही होने चाहिए। तो दोनों चीजों का इवेंट मिला के मुझे लगता है FY25 में कंपनी आसानी से 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। रिटर्न रेशियोज वगैरह काफी स्ट्रांग है। 18 से 20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से आर्कियन केमिकल। ओके, आर्कियन केमिकल में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली है। फटाफट से मैं सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रही हूँ। वेदांता, ये ट्रेड है शिल्पा का 330 का कॉल जो 7 रुपये 75 पैसे पर इन्होंने सजेस्ट किया, अब 8.25 पर आ चुका है और ये कह रही हैं 12 से 16 का टारगेट रहेगा। एनटीपीसी बाय साइड का ट्रेड है राजेश पालविया का 368 372 का टारगेट। मानस को इस समय जो पसंद आ रहा है ट्रेड वो है एनएमडीसी 232 के टारगेट के लिए 219 स्टॉप लॉस और आर्कियन केमिकल्स तेजी वाला ट्रेड साबित हुआ है। केमिकल्स की बात हो रही है तो एक बार राजेश सातपुते प्लीज टाटा केम और जीएचसीएल दोनों रखिए रेडार पर। ब्लूमबर्ग के हवाले से अभी अभी हमने वो खबर पढ़ी कि चाइना में दरअसल सोडा ऐश के दाम 1 महीने की ऊंचाई पर हैं। स्टॉक्स में मूव जरूर आए हैं, खासतौर से टाटा केम। हर्षदा जी, देखिए टाटा केमिकल अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है करीबन 1100 के आसपास। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कल का जो डेटा था उसमें गेन इन ओपन इंटरेस्ट था, लगभग 12% ओपन इंटरेस्ट में जम था। तो ओवरऑल मुझे लगता है स्ट्रक्चर इसका जिस तरह से पैन आउट हो रहा है ये करीबन 1200-1220 तक भागेगा। तो 1100 के हिसाब से हम जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो रहेगा 1090 का
और लॉन्ग करेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1200 प्लस। ओके, तो टाटा केम में एक मौका आपको दिख रहा है 1137 तक के लेवल्स इस समय स्टॉक में। हालांकि वो स्पाइक दिखाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है। चाइना में सोडा ऐश के दाम में करीब 1 महीने की ऊंचाई पर है भाव, 2% से ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। देखते हैं कंपनियां कुछ एक्शन लेती हैं या नहीं इस पर। चले, इस बीच हम एनटीपीसी की मेंशन कर रहे थे और देश जो चुनावी रंग में उतर चुका है, इधर सरकार का एजेंडा साफ तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी कहती है कि सरकार की शुरुआती 100 दिनों में ही विनिवेश पर काम पूरा फोकस करती हुई दिखाई देगी। ज़्यादा डिटेल्स लक्ष्मण रॉय के पास है। लक्ष्मण जी, अभी हम एनटीपीसी जिक्र कर रहे थे, अच्छी खासी तेजी आ गई है। बताइए, एनटीपीसी का भी नाम क्या उस विनिवेश की फहरिस्त में हो सकता है, खासतौर से उनका ग्रीन एनर्जी बिजनेस? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक विनिवेश विभाग की तरफ से जो 100 दिन का एजेंडा तय किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा या फिर कहें सबसे पहले नंबर पर है एनटीपीसी का ग्रीन आईपीओ, ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है उसके ग्रीन एनर्जी, उसका आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है और नई सरकार के बनते ही सबसे पहला फैसला या सबसे पहला कदम विनिवेश के मोर्चे पर ये उठ सकता है। इसके लिए बैंकर्स की नियुक्ति और की प्रक्रिया काफ़ी अंतिम चरण में पहले से ही है। दूसरा जो है वह शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दरअसल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो लैंड एसेट वाली सब्सिडरी थी उसको लिस्ट कर लिया गया है। कमोबेश सारी अड़चनें अब दूर हो गई हैं। इंतजार है नई सरकार के गठन का। नई सरकार के गठन होते ही 100 दिन के भीतर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार जो है अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए फाइनेंशियल बिड जारी कर सकती है। बता दूं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 63.75% है, जिसको सरकार यहाँ पर बेचना चाहती है। दूसरे नंबर पे है वो है आईडीबीआई बैंक। दरअसल आईडीबीआई बैंक भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अभी इसमें एलआईसी की 49.24% और सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। इसके लिए सरकार पहले ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर चुकी है। उसमें जिन जिन लोगों ने दिलचस्पी दिखाई उनके नामों को रिजर्व बैंक के पास भेजा जा चुका है। रिजर्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि नई सरकार के गठन होने के साथ ही रिजर्व बैंक की तरफ से भी जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी और फिर इसके लिए फाइनेंशियल बिड सरकार जारी कर देगी। एक तीसरी कंपनी है बीईएमएल। यहाँ पे थोड़ी सी निराशा वाली खबर है। बीईएमएल में जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है 26%, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हालांकि बीईएमएल के जो लैंड एसेट हैं उसके लिए सब्सिडी अलग से डीमर्ज हो चुकी है, लेकिन वहां पे समस्या यह है कि जो उनके लैंड पार्सल हैं उनको ट्रांसफर करने में एक प्रक्रिया लंबी लग रही है, कहीं कहीं अड़चने हैं। इस वजह से बीईएमएल में थोड़ा सा आपको लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो विनिवेश की जो गाड़ी लगभग सुस्त से पड़ी हुई है वो नई सरकार के बनने के साथ ही अगले 100 दिन में काफी तेजी से दौड़ती हुई आपको दिखेगी। तो 100 डे एजेंडा में सरकार इस समय तैयारी कर रही है कि जब उनकी अगली बार सरकार बनेगी या फिर दोबारा सरकार बनेगी तो विनिवेश की गाड़ी को और रफ्तार दी जाएगी। इसीलिए एनटीपीसी उस लिहाज से रेडार पर रहेगा भी और स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला है। अच्छा, चलिए कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अच्छा, बाय द वे एनटीपीसी बात करते करते 2.25% ऊपर आ चुका है, तो ये एक अच्छा मूव टाइमली हमने पकड़ा और राजेश पालविया की ही पिक थी ये। कुछ और ट्रेड्स में आप गौर करिएगा एक बार ओएनजीसी पर, क्योंकि ओएनजीसी में भी कुछ मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। 1.25% के गेन्स हैं। कोई ट्रेड दिख रहा है क्या आपको इधर नीलेश ओएनजीसी में? बिल्कुल सीधा जी, बहुत ही अच्छे लेवल पर फिलहाल अवेलेबल है। मैं कहूँगा यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, तो फ्रेश लॉन्ग बनाने के पर्सपेक्टिव से ओएनजीसी को देखा जा सकता है। 265 का स्टॉप लॉस होगा, 278 पहला टारगेट होगा जो कि एक इमीडिएट हर्डल भी है। उसके बाद 284 और 290 की ओर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है, तो डेफिनेटली करंट लेवल पर एक लॉन्ग टेल लिया जा सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित हो रहा है। अच्छा, टाटा कंज्यूमर स्क्रीन पर रखते हैं क्योंकि वहां पर अब 2.25% का मूव आ रहा है। आज सुबह से वोल्टास जैसे ट्रेड में अच्छी खासी तेजी और ये सारे वो कंजम्पशन थीम वाली एलिमेंट साथ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें आप रियल एस्टेट ट्रेड्स भी जोड़कर देख सकते हैं। शिल्पा जी, टाटा कंज्यूमर फ्रेश मूव के बाद इस समय कोई तेजी का व्यू है?
यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करने के लिए बोलूँगी क्योंकि टाटा कंज्यूमर में रनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ गया है और यहाँ पे 1140-45 पे एक रेजिस्टेंस है। ये एक बार 1150 टू बी ऑन द सेफर साइड, एक बार इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग 1180 से 1200 के लिए जाएंगे, लेकिन 1150 पे इसका रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता है फ्रेश लॉन्ग नहीं। ओके, तो 1160 के ऊपर निकलेगा तभी ट्रेड लिया जाएगा। फिलहाल 1140 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कंजम्पशन थीम मैंने मेंशन की क्योंकि कई सारी कंपनियों के अपडेट्स आए हैं। अब अपडेट्स के साथ ही आपकी स्क्रीन पर आएंगे वो तिमाही नतीजे भी। तो मार्केट क्या क्लियरली एक्सपेक्ट कर रहा है नंबर्स के बाद और इन अपडेट्स के बाद, इसकी बात कर लेंगे। सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, तो ये हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी जहां पर हैवी वेट नंबर्स आने की, और वो महीने हफ्ते के एंड से शुरू होगा और वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ किस तरह के हैं नंबर्स को लेकर, वो भी एक इवैल्यूएशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी के नंबर्स कैसे रहने वाले हैं। दरअसल ये अनुमान लगाया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कि YOY बेसिस पर निफ्टी की आय ग्रोथ 9% रहेगी और Q-on-Q बेसिस पर आय ग्रोथ जो है वो 8% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पर करीब 9% के आसपास की YOY ग्रोथ रहेगी और एबिटा Q-on-Q बेसिस पर 5% के आसपास बढ़ता दिखाई पड़ेगा। और मुनाफे फ्रंट पे 6% की ग्रोथ रहेगी YOY बेसिस पे और करीब 3% के आसपास की ग्रोथ Q-on-Q बेसिस पे आते हुए दिखाई पड़ेगी। ये निफ्टी 50 के नंबर्स की बात है। अब जो कुछ कंपनियों के जो हायर बेस थे जिसकी वजह से मार्जिन थोड़े से श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन निफ्टी 50 के मार्जिन या निफ्टी 50 कंपनियों के जो मार्जिन है उसमें अनुमान है कि फ्लैट साइड पे ये मार्जिन शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो कंपनियां घरेलू डोमेस्टिक कंजम्पशन से रिलेटेड है, मिसाल तौर पे ऑटो, रियल्टी, इनके नंबर्स के अंदर पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जहां कमोडिटी बेस्ड नंबर्स हैं वहां पे शायद थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें ऑयल एंड गैस, मेटल जैसी कंपनियां आती हैं। अब कैसी ग्रोथ का अनुमान है YOY बेसिस पर। कैपिटल गुड्स, ये सबसे अच्छे आने वाले नंबर्स की बात है। तो कैपिटल गुड्स 11% की ग्रोथ, 5% मुनाफे में आएगी ग्रोथ कैपिटल गुड्स स्पेस के। सीमेंट में 27% के आसपास की ग्रोथ है YOY बेसिस पे रेवेन्यूज़ में, और 32% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है YOY बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में करीब 14% की ग्रोथ रहेगी YOY बेसिस पर और NI फ्रंट पर, और 14% की प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त आते हुए दिखाई पड़ सकती है। PSU में प्राइवेट के मुकाबले थोड़ी सी ग्रोथ धीमी रहेगी, लेकिन ग्रोथ अच्छी रहेगी। करीब 14% की आय ग्रोथ रहेगी और मुनाफे में 12% की बढ़त रहेगी। इंश्योरेंस स्पेस 18% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी और रेवेन्यू फ्रंट पर भी। हेल्थ केयर स्पेस, ये थोड़ा क्वार्टर इनके लिए बेटर होता है, तो 34% के आसपास की ग्रोथ रहेगी हेल्थ केयर में और 33% के आसपास की ग्रोथ रहेगी इनके प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। फ्लैट नंबर्स आएंगे आईटी के, 3% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ और ये 4% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बातचीत है Q-on-Q बेसिस पर। वीक नंबर आएंगे मेटल के, 13% के आसपास की डी ग्रोथ की बातचीत है आय में, और मुनाफे में 12% के आसपास की डी ग्रोथ की बातचीत है। और ऑयल एंड गैस में एक 0% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ और करीब 6% के आसपास की डी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स OMCs नंबर्स भी होते हैं और क्योंकि क्रूड के प्राइसेस भी चले हैं, रुपया कमजोर हुआ है, तो बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन ये दो सेक्टर मोतीलाल ओसवाल मान रहा है कि शायद थोड़े से वीक साइड पर नंबर आता हो दिखाई पड़ सकते हैं। ओके सुमित, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया Q4 के बारे में एक पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कि एग्जैक्टली कैसे कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल अब फोकस करते हैं हमारी आज की बिग मार्केट वॉइसेस पे, और इस क्रम में हमारे साथ आज सुशांत भंसाली साहब जुड़े हैं, CEO एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के। सुशांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत ही एक इवेंटफुल मंथ या फिर कह लीजिए कि क्वार्टर में हम एंटर कर रहे हैं, जिसमें अर्निंग्स है, जिसमें मॉनसून है, जिसमें चुनाव हैं, जिसमें चुनाव नतीजे भी हैं, बहुत कुछ है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, ये जो निफ्टी का स्तर है, इंडिसेस का लेवल है, दोनों ही इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे, इवेंट जिस प्रकार से लाइंड अप हैं और जिस प्रकार की वोलेटिलिटी वो मार्केट में लेके आ सकते हैं, आपको बाजार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से कैसा प्लेस लग रहा है यहाँ पर? सुशांत जी। शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। डेफिनेटली काफी तेजी का माहौल है, जैसे आपने बोला है, काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप है इस क्वार्टर में, काफी बिजी रहेंगे आई थिंक फंड मैनेजमेंट साइड में और इन्वेस्टर्स भी नेक्स्ट 3-4 महीने में। बट जिस हिसाब से हमने दिसंबर के बाद से तेजी देखी है स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद, तो प्रॉब्ली मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, एंड सब लोग नेक्स्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल की सोच रहे हैं। At current levels, I think Nifty में
आई वुड से ज्यादा रिस्क नहीं है, बट रिवॉर्ड भी उतना नहीं बचा है जितना आई थिंक 3 महीने पहले था। आई थिंक काफी सारा रिवॉर्ड जो था 1 साल का, वो पहले 3-4 महीने में आ गया है मार्केट में। सो यहाँ से जितनी अन्य की कंपाउंडिंग होगी उतने ही हमको तकरीबन रिजल्ट्स आई थिंक रिटर्न रहेंगे फॉर नेक्स्ट 1 ईयर और सो इन लेट्स से इन FY25। अभी जो कंसेंसस आ रहा है ब्लूमबर्ग वगैरह पे, वहाँ पे निफ्टी पे अर्निंग ग्रोथ 12-14% की दिख रही है। आई थिंक दैट्स उतना ही मार्केट का रिटर्न बढ़ना चाहिए। लास्ट 1 साल में लार्ज कैप ने सबसे कम रिटर्न दिया है, माइक्रो कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और इसी तरीके से बाकी सेक्टर इन बिटवीन है। इस साल हमें लगता है कि चारों सेगमेंट में सॉर्ट ऑफ सिमिलर नंबर्स आएंगे। गिरावट हमें अभी कहीं दिख नहीं रही, अनलेस कोई इवेंट आता है बड़ा, वो जो ऐसा इवेंट होगा जो हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट अदरवाइज मार्केट लुक्स फेयरली रीजनेबली वैल्यू एज ऑफ टुडे। कोई ज्यादा हमें स्पेशली इन लार्ज कैप सेगमेंट ज्यादा हमें वैसे नहीं दिख रही है। ऑफ कोर्स इन बिट्स एंड पीसेस पॉकेट्स में मार्केट की, स्पेशली माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में या फिर सिक्लिकल सेक्टर्स में, वहाँ पे वैल्यूएशंस आई थिंक थोड़ा अनकंफर्टेबल है डेफिनेटली, और जहाँ पे इन्वेस्टर्स को शायद थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा रिटर्न। ओके अच्छा सुशांत जी, मैं एक ऐसे स्पेस के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा जिसको सबसे एक मुश्किल दौर को नेविगेट करना था, एंड दैट्स बैंक्स। क्योंकि हम एक बहुत ही हाई कॉस्ट आई थिंक एनवायरनमेंट में परसिस्ट कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी बड़ी थी, बैंक्स एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे थे, डिपॉजिट्स लाना मुश्किल हो रहा था। आई मीन एक टफ टाइम क्या निकल चुका है फॉर बैंक निफ्टी एंड फॉर बैंक्स, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। एक बड़ा बैंक काफ़ी दिक्कत में रहा Q3 में। क्या वो टफ टाइम बैंक छोड़ के आ चुके हैं पीछे की तरफ? आपका सेंस बैंक्स को लेकर क्या बन रहा है और इस बार की अर्निंग्स कैसी रहेंगी, और उसके मद्देनजर बैंक्स कैसा लग रहे हैं आपको, प्लेस्ड कैसे हैं, रिवॉर्ड कितना है बैंक्स में अभी? सो आई थिंक वन ऑफ द सबसे अट्रैक्टिव सेक्टर अगर बाजार में हम देखेंगे आज, तो बैंकिंग ही लग रहा है सबसे अट्रैक्टिव। 3 साल में सेक्टर ने मोस्टली डिसअपॉइंट किया, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने। बट 20 साल से जो कहानी चल रही थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो मार्केट शेयर लूज कर रहे थे, लास्ट 2-3 साल में आई थिंक थोड़ा पिकअप किया है वापस मार्केट शेयर। और जिस साइड से हम सिर्फ अभी ग्रोथ साइड में हैं और एनपीए साइकिल अभी भी खराब नहीं हुआ है, उस समय में हर इन्वेस्टर ग्रोथ देखता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफी आई वुड से पार्टिसिपेट किया है लाइक प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो ज्यादा डिस्टिंक्शन जो होता था लास्ट 5-10-15 साल पहले के इस पीरियड में, जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ में काफी फर्क होता था, उतना फर्क अभी लास्ट 2-3 साल में दिखा नहीं है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले पब्लिक सेक्टर बैंक चीपली वैल्यूड लग रहे थे, वो काफी कैचअप हो गया है। बट फ्रॉम हियर ऑन आई थिंक जो डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, वो उतना ज्यादा नहीं रहा है, और उस वजह से इंक्रीमेंटल ग्रोथ अगर सिमिलर सॉर्ट ऑफ रहती है तो प्राइवेट सेक्टर्स भी उतना ही पार्टिसिपेट करेंगे। और बैंक निफ्टी में जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का आई थिंक वेटेज काफी ज्यादा हो गया था, वो धीमे धीमे अभी PSU बैंक्स का जैसे जैसे बढ़ रहा है, थोड़ा बैलेंस हो रहा है। और ये नेक्स्ट 1 साल 2 साल के नजरिए से हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेशली काफी अच्छे लेवल्स पे लग रहे हैं, और पैसा बनाने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अगर किसी सेक्टर में है तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सुशांत जी, आफ्टरनून, हर्षदा हियर। ये रियल एस्टेट काउंटर्स पर अब आपकी क्या व्यू रहेगा, क्योंकि एक तरफा तेजी देखने को मिली है। पहले ये रैली लार्जली DLF लीड कर रहा था, फिर हमने देखा आपका लोढ़ा की तरफ से पार्टिसिपेशन आया, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स, आज गोदरेज प्रॉपर्टीज की बारी है। तो समय समय पर इन सारे काउंटर्स की तरफ से एक तो अच्छी डिलीवरी आ रही है, आई एम श्योर वो प्री सेल्स के नंबर्स भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, वो कितना अर्निंग्स में ट्रांसलेट करेगा, और आपकी राय क्या है एज अ पोजीशन इस समय रियल एस्टेट में? जैसा इस तेजी में तकरीबन हर सेक्टर में हो रहा है और विद इन सेक्टर्स भी हो रहा है कि इन्वेस्टर्स एक कंपनी या एक सेक्टर में टिक नहीं रहे हैं। आई थिंक पहले 3 महीने एक सेक्टर या एक कंपनी चलती है, फिर नेक्स्ट 3 महीने दूसरी चल रही है। इस तरीके से हमने लास्ट 12-15 महीने में ये एक ट्रेंड देखा है। उसी तरह से आई थिंक रियल एस्टेट में भी सिमिलर ट्रेंड है कि पहले एक कंपनी चल रही है फिर दूसरी चल रही है। एज अ सेक्टर द कंपनीज आर, द सेक्टर एक्चुअली इज डूइंग वेल। और जिस हिसाब से लॉन्चेस हो रहे हैं, जिस हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देख रहे हैं इन लास्ट 2 साल कंपेयर टू लास्ट 5-7 ईयर्स, और जिस हिसाब से लॉन्चेस हो रहे हैं और पार्टिसिपेशन हो रहा है, सेक्टर में तेजी काफी आई थिंक लंबे समय तक लग रही है। बट वैल्यूएशंस भी आई थिंक काफी स्टीप हो रहे हैं
धीमे धीमे हर कंपनी में। इस समय में आई वुड से कि जो अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है रियल एस्टेट को अगर मद्देनजर रखें हम, तो वो बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है, क्योंकि लास्ट 2 साल से अच्छे लॉन्चेस हुए हैं और प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन साइड पे पहुंच रहे हैं, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट बिल्डिंग मटेरियल लाइक वेदर इट पेंट कंपनी या टाइल्स कंपनी या सैनिटरी वेयर कंपनी या फिर अपहोल्स्ट्री, ये सब के लास्ट लेवल पे फिट आउट्स होते हैं। तो वो सेक्टर हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज शायद महंगे लग रहे होंगे, बट अर्निंग्स उनमें सबसे ज्यादा तेज रहेगी इन नेक्स्ट 2 साल में। तो वो सेगमेंट आई थिंक ज्यादा बेटर है प्ले करने के लिए रियल एस्टेट की तेजी को, कंपेयर टू नॉट नेसेसरली रियल एस्टेट कंपनी पर से। तो रियल एस्टेट एंसिलरी प्लेस ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे इस समय निवेश करने के लिए वर्सेस एक सीधा अगर आप रियल एस्टेट स्टॉक लेकर चले। और ऑटो कंपनियों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है अब फाइनली मारुति जैसे एलिफेंट्स जागे हैं, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत स्टॉक मूव आना शुरू हुआ है। इधर अगर आपने कुछ निटपिक करना हो, किस तरह के ट्रेड्स पर जाएंगे? 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ईवी क्या अट्रैक्टिव है? ईवी में तो अभी आई थिंक ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, बिकॉज जिन कंपनियों का ईवी बिजनेस है वो काफी स्मॉल है कंपेयर टू देयर ओवरऑल बिजनेस इन द कंट्री। जो सिर्फ ईवी वाले प्लेयर्स हैं वो लिस्टेड है नहीं अभी, सो ईवी एज अ थीम प्ले करना आई वुड से इज नॉट पॉसिबल आज के कॉन्टेक्स्ट में। शायद नेक्स्ट 1 साल 2 साल 3 साल में ईवी ओनली कंपनीज लिस्टेड होंगी और उस समय वो थीसिस पे कर पाएंगे, बट अदरवाइज आई वुड से 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स दोनों में आई थिंक अच्छा नेक्स्ट 2-3 साल काफी अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक 2019 के नंबर्स अब जाके मीट हुए हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज के और सेक्टर के ओवरऑल, तो यहाँ से जो ग्रोथ आएगी लास्ट 4 साल की, बाकी एक ग्रोथ आई थिंक नेक्स्ट 2 या 3 साल में आएगी। तो ओवरऑल सेक्टर में काफी अच्छा लग रहा है और दोनों आई थिंक 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों में अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं। अच्छा सुशांत जी, मेटल्स एट ऑल टाइम हाई, मतलब मैं बुलियंस की, मतलब मैं प्रीशियस मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेरस नॉन फेरस की बात कर रहा हूँ। ये कमोडिटीज़ पे आपका सेंस क्या है इस वक्त? क्या मेटल्स में अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं अब इस टाइम फ्रेम में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल की इस अवधि से लेके अगर मैं 1 साल की अवधि को लेके चलूँ, जिस प्रकार की ग्लोबल डिमांड का आउटलुक है या फिर जिस प्रकार से चाइना प्लेस कर रहा है अपने मेटल्स को या फिर चाइना की जो सप्लाई है, उसके मद्देनज़र आप क्या मेटल्स में इस प्राइसेस पे कंफर्टेबल हैं या फिर अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? मेटल्स इज अ वेरी हाईली सिक्लिकल सेक्टर, और स्पेशली फेरस नॉन फेरस जब बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द आई थिंक प्राइस मूवमेंट्स डिपेंड करता है कि चाइना कैसे कर रहे हैं, और चाइनीज इकोनॉमी पे कॉल लेना पड़ेगा मेटल्स में अगर आपको खेलना है। और 1 साल का कॉल आई थिंक लेना है इन अ सेक्टर लाइक मेटल्स ऑफ नॉन फेरस एंड फेरस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक एट बेस्ट आप 3 या 6 महीने का कॉल ले सकते हैं, कैसा न्यूज फ्लो आ रहा है चाइना से इन टर्म्स ऑफ द डिमांड एज वेल एज हाउ मच प्रोडक्शन दे आर डूइंग, वो आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट 3 महीने के हिसाब से आई थिंक प्रोबब्ली काफी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी बन चुका है, एंड देयर आर मोर सेक्टर्स अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड गिवन दैट देयर आर टू मेनी इवेंट्स आल्सो अभी इस नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम देख रहे हैं, इलेक्शंस भी है, मॉनसून भी प्ले आउट होगा, तो काफी वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में। तो आप ज्यादा रिस्क लेके आई थिंक पैसा बना सकते हैं, बट आई थिंक देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू बुक प्रॉफिट्स इनटू सेक्टर्स व्हिच हैव वर्कड इन द रिसेंट पास्ट, और नए सेक्टर्स में जाना चाहिए। और अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो आई थिंक डिफेंसिव्स विल डू बेटर इन द नेक्स्ट 3 to 6 months कंपेयर टू सिक्लिकल सेक्टर्स। तो डिफेंसिव्स में फिर आप टेक्नोलॉजी गिनेंगे या नहीं सुशांत जी? बिल्कुल, आई थिंक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के बाद अगर दूसरा सेक्टर अगर आप पकड़ेंगे तो आईटी यस ही रहेगा, जहां पर आप रिटर्न्स बेहतर होता देख रहे हैं। लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से आई गेस H2 ऑफ दिस ईयर का इंतजार करना पड़ेगा। तो अर्निंग्स आई थिंक लास्ट 2 साल में भी अच्छी है, आई थिंक और अगले 2 साल में अच्छी रहेगी। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अर्निंग की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है और जो एस्टिमेशन है और जो एक्चुअल होता है उसमें ज्यादा फर्क होता नहीं है, और पूरा सेक्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल बी अराउंड द सेम नंबर। तो जैसे अगर आपका 8% का व्यू है तो नंबर या तो 10% आएगा, 6% आएगा, बट विद इन द सेक्टर ऑल्सो ऑल द कंपनीज विल बी अराउंड दैट रेंज ओनली। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी 5% करेगी, एक कंपनी 25% करेगी, ऐसी वॉलेटिलिटी आईटी सेक्टर में है नहीं। तो प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टिपिकली हाई वॉलेटिलिटी के टाइम पे
ऐसे सेक्टर बहुत अच्छा करेंगे बिकॉज प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उतना डिलीवर करेंगे। ज्यादा सरप्राइजेस बियॉन्ड द पॉइंट बहुत कम देखे हमने इन द लास्ट 10-20 इयर्स इन आईटी सेक्टर। और शायद एक आध कंपनी में कुछ सरप्राइज आएगा, बट ओवरऑल एज अ सेक्टर आई थिंक जो ट्रेंड्स रहते हैं वो चलते ही रहेंगे। और इस हिसाब से आई थिंक अभी भी अगर हम स्टॉक प्राइसेस देखें, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर trading either at or below the 2021 prices. Right side, I think mid cap में कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने उधर से भी रिटर्न बनाया है, but otherwise large cap और small cap also most of the companies ने 2 साल में ज्यादा पैसा बनाया नहीं, नीचे गए थे वहां से वापस स्टॉक ऊपर आए हैं, बट अभी भी आई थिंक काफी रिटर्न बाकी है आईटी सेक्टर में। तो नेक्स्ट 1-2 साल के हिसाब से आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बाद में अगर कोई सेक्टर एज अ होल अच्छा लगता है तो आईटी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अब सुशांत हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के दिन। अब इस बीच मार्केट के एक्शन पर लौटे तो मिड कैप्स एकदम शांत हो गए हैं, लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक में वो सिलसिला तेजी का कायम है। डीलिंग रूम में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा किन स्टॉक्स की हो रही है, यतिन हमारे साथ है अपडेट देने के लिए। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए 2 स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले पेट्रोनेट और इन जनरल आज गैस स्टॉक्स में हम लोग शॉर्ट कवरिंग का भी माहौल देख रहे हैं एफआई डेस्क की तरफ से। और अगर आप डीलर्स की माने तो यहाँ एक बीटीएसटी का ट्रेड ले सकते हैं 290 से लेकर 295 के टारगेट्स के लिए। अप्रैल फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक स्टॉक है जो डीलर्स के रेडार पे है। और दूसरा है आईटीसी और एफएमसीजी स्टॉक्स में हम लोग फिर से एक बार लोअर लेवल्स पे खरीदारी देख रहे हैं। आईटीसी की स्पेसिफिकली बात करें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ये बहुत सारे ब्रोकरेजेस के ओवरऑल रेडार पे भी आया है क्योंकि डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 440 से लेकर 450 तक के पोजिशनल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईटीसी है एक रेडार पर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। पेट्रोनेट एलएनजी दूसरा स्टॉक, ध्यान रखिए ये डीलिंग रूम से फीडबैक है, ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अब बाय या सेल रिकमेंडेशन लेते हैं कल के लिए बीटीएसटी कॉल्स। गावा सर बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? कल के लिए मैं शायद कैरी करूंगा जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल पैक से 875 पर ट्रेड कर रहे हैं, बाय मोमेंटम पर है। स्टॉप होगा सिर्फ 7 रुपए का, 6 रुपए का, 870 का। टारगेट में अपसाइड करीब 890 के नजर आते हैं। यस, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की। मानस आपका ट्रेड? हर्षदा जी टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करके जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस बनाया है, अभी 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करके जाएंगे। 2110 2110 के टारगेट स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2175 2175 के टारगेट रहेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 2140 2140 का कॉल ऑप्शन जो 52 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 42 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और टारगेट 72 की सेट करिए। मीन भाई लार्सन एंड ट्यूब्रो देखिए एक बार जरा, ये स्टॉक अब आखिरी के कुछ मिनटों में कैरी कर रहा है निफ्टी को। निफ्टी डे हाई पर लार्सन एंड ट्यूब्रो का बड़ा मूव यहाँ पर। शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे? जी मैं जस्ट लार्सन ही देख रही थी, मुझे लार्सन बीटीएसटी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 3790 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे फॉर टारगेट्स ऑफ 3850 3870 के लिए लार्सन के लिए बीटीएसटी। ओके एलएनटी और 3806 पे सुबह सुबह पैनल की कॉल्स में शुमार था ये। आज सुबह ये कॉल थी रचना जी की, बाय था 4-5 दिन की सॉफ्टनेस के बाद। राजेश पालवी जी आपकी कॉल क्या रहेगी आज के लिए? तो वीरेन जी लॉरस लैब पे यहाँ पे फोकस में है स्टॉक में देखे तो आज काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। और स्टॉक में जो अभी पिछले 10-15 मिनट में जो मूव बना है, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 475 480 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 459 के आसपास। लॉरस लैब में एक अपॉर्चुनिटी और ये इनफैक्ट ट्रेड नीलेश ने भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। राजेश सातपुते जी बताइए आपका ट्रेड? हर्षदा जी देखिए मेरी नजर है एसबीआई लाइफ पे। जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इट्स अ फॉलिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट हुआ है और इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1550 1560। तो बाय करें एसबीआई लाइफ। इसका जो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे वो रहेगा 1505 का। ओके कॉल्स पूरी हो गई यहाँ पे। कुछ और भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार इंडस्ट्रीज की अप्रोच से बात करते हैं। अनुज सेशन ये भी बेहतरीन रहा। हालांकि बात कुल मिला के ये थी कि आज भी जिसने डिप को बाय किया होगा वो ज़्यादा फायदे में होगा और पोजिशनल ट्रेडर फायदे में होगा। अप्रोच क्या रखें इंडस्ट्रीज पे कल के लिए? वीरू एक चीज़ बहुत क्लियर है लाइफ में, जो चीज़ चल रही है उसी को चलने दें। तो जो अप्रोच काम कर रही है वही अप्रोच, पोजिशनली लॉन्ग रहें और डिप पर ऐड करें।
सिंपल एक चीज़ काम कर रही है, कैरी करें। और देखिए एक चीज़ बहुत सिंपल है इस मार्केट में कैरी करने में, या तो गैप अप मिलेगा या गैप डाउन मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट फ्लैट भी हो सकता है, लेकिन या तो गैप अप मिलेगा गैप डाउन मिलेगा। कैरी करेंगे अगर आप, गैप अप मिला बहुत अच्छी बात है, जैसे आज गैप अप मिला कोई दिक्कत ही नहीं है। गैप डाउन मिला तो एवरेजिंग का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि आप एक अप ट्रेंड में। और गैप डाउन जब भी मिल रहा है, पिछले 3 बार जो भी गैप डाउन हुआ उसमें 3 बार बाइंग आई है। तो इसके लिए ऐसी मार्केट में हमेशा कैरी करिए आप, क्योंकि आपका रिस्क बहुत कम होता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लॉन्ग कैरी करिए। अच्छा, मेरा ये मानना है कि आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा आपको ऑल टाइम हाई के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लेकिन ये भी एक फ्रेश एक्सपेंशन के लिए तैयार है। और जब भी फ्रेश एक्सपेंशन होता है, नॉर्मली निफ्टी में 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट के करीब चलता है। मेरा ये मानना है कि अब आप 23,000 का निफ्टी में व्यू लेकर 23,000, वैसे तो खैर वो 2, 3, 4, 5, 6 इंटैक्ट है, लेकिन 23,000 निफ्टी पर और 50,000 बैंक निफ्टी पर अब उस एक्सपेंशन की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर उस पर फोकस रहें, और अर्निंग सीजन बहुत बड़ा ट्रिगर बनने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ आज जो मार्केट ने आपको हिंट दे दिया है, इस अर्निंग सीजन में वीरू अच्छी अर्निंग्स पर मार्केट्स में 15-20% के रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि मार्च की उस करेक्शन के बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स हल्के हो गए हैं। तो आप देखिए सिर्फ प्री रिजल्ट अपडेट पर वोल्टास और इन्फो जैसे स्टॉक्स ने कितना ज़बरदस्त मूव दिखा दिया। तो एक्चुअल नंबर्स पे तो मुझे लग रहा है कि कई स्टॉक्स में बड़े मूव्स आएंगे इस बार, तो उसके लिए तैयारी रखें। बेसिकली अच्छे मूव्स मिलेंगे आपको। जी हाँ, तो ये थी अप्रोच, और लॉन्ग्स कैरी करिए, और बैंक निफ्टी पर भी आपने व्यू सुनाइए। अच्छा शिल्पा जी, मैं और अनुज मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब क्लोजिंग में आपके साथ थे, हमने एक ट्रेड लिया था आपसे, और वो था M&M की 2000 की कॉल। 59 रुपये की वो कॉल आज 104 हो के आई, तो वो ट्रेड तो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। ये जरा पिडलाइट पे देखिए, आज एग्जैक्टली वही स्टैट्स, वही वो एडिशंस। मैं इसकी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल्स को भी देख रहा हूँ मैम। 10 डेमा से पुल बैक लिया, इस पर आपका सेंस बताइएगा क्या है। 3040, ये मेरे ख्याल से इसका सेकंड बेस्ट क्लोज है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, 3000 के ऊपर ही अभी अगर आप ऑप्शन चेन भी देख रहे हैं तो 3000 पे तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हो गया है पुट राइटर्स में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3200 के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक अभी यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए। काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है, तो 3200 शुड कम। तो अभी किसी को अगर ट्रेड लेना है तो 3100 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे रफली 40 रुपये में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, ये सही जाता है 3200 तक, तो ये आपका 40 रुपये वाला आपको 100 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये 3100 की कॉल है। अच्छा, 4310 पे ट्रेड करती हुई ये आपने मार्क की है, और 3200 का लक्ष्य और 20 रुपये का स्टॉप लॉस है यहाँ पर। आज का स्टॉक ऑफ द डे अब क्लोजिंग के वक्त तक आते आते एक्साइड बन चुका है, और कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ, और उसमें वोल्टास 6% ऊपर, नौकरी लगभग 10% ऊपर। अब मैं आता हूँ एग्जैक्टली मार्केट ब्रेथ पर। ब्रेथ देखते हैं कैसी रही क्लोजिंग के वक्त, क्योंकि क्लोज तो अच्छा है आपकी स्क्रीन पे एट 22660, हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने जा रहे हैं। आइए ब्रेथ देखते हैं एट क्लोज। स्ट्रैटेजी आप इंडिसेस पे जान ही चुके हैं, हमें लॉन्ग्स कैरी करनी है। पिछले मतलब अगर आप हफ्ते को देखें, जो कि इस सीरीज़ का पहला हफ्ता था, 100, 110, 88, 99, कुल मिला के इस रेंज में लॉन्ग जा रहे थे। आज भी अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल लॉन्ग हम कल के सेशन के लिए कैरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब स्टैट्स को तो बता दीजिए एक बार के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से भी रेडी नहीं है, उसको थोड़ी देर में देखूंगा मैं और मेंशन करता हूँ। यस, अब आ गया थोड़ा सा, इसको आई थिंक मतलब निकालने में वक्त लगता है। 78 लॉन्ग्स, 30 में शॉर्ट कवरिंग, 55 में शॉर्ट और 19 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। आइए देखते हैं लॉन्ग्स कहाँ पे था। इसमें नो डाउट कि एक्साइड, नौकरी, वोल्टास, लॉरस सबसे ऊपर अपीयर हो रहे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था इनमें। और यस, और गेल भी आज OMCs या फिर ऑयल एंड गैस पिक अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक रिलायंस सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद दूसरे पायदान पे आएगा शॉर्ट कवरिंग, इसमें आयशा मोटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, मानस की कॉल भी थी। गुड प्रॉपर्टीज, ये सुबह प्रकाश सर की कॉल थी। भारत फौज, हिंद कॉपर और IGL, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। और तीसरे पायदान पे आएगा शॉर्ट बिल्डअप, REC, ग्रैनुअल्स, PNB, ओरेकल फाइनेंशियल, सिटी यूनियन बैंक, कुछ बैंक्स थे इसमें आज विजिबल, नो डाउट अबाउट दैट। और चौथी स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पे बंधन बैंक, जी एंटरटेनमेंट, वोडाफोन और MRF और इंडियन होटल्स। हर्षदा जी हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जहाँ पर
अग्रेसिव मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं आज दिन के दौरान। अनुज, बंधन एक स्टॉक था जिसकी हमने सुबह में खूब चर्चा की। आज का ये 6% का फॉल काफ़ी है या फिर आपको लग रहा है कल रिकवरी आएगी या फिर ये फॉलो थ्रू रहेगा? हर्षदा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आरबीआई का नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आरबीआई अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो घोष साहब अब छोड़ने वाले हैं, नया नाम जाएगा बैंक की तरफ से। अब ये फॉर एग्जांपल मिस्टर बब्बर को लेकर आए थे एचडीएफसी बैंक से, क्या इनका नाम जाएगा? क्या आरबीआई उसको अप्रूव करेगा? अगर आरबीआई ने अप्रूव कर दिया उसको तो मेरे ख्याल से आज का लो बॉटम बन जाएगा। क्या इसमें वो आरबीएल बैंक वाला केस बनेगा जिसमें कुछ टाइम के लिए आरबीआई अपना एक नॉमिनी रखेगा बैंक में? अगर ऐसा हो गया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत बनेगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वाला जो भाव है ना बंधन बैंक का, ये बॉटम का भाव है इसमें, क्योंकि बैंक सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि बैंक खराब है। अब क्या होता है, कई बार हमें नहीं पता होता कि आरबीआई ने क्या देखा होता है जिसकी वजह से आरबीआई अप्रूवल नहीं देता है, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है तो वी नेवर नो, लेकिन एक्स ऑफ दैट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जितनी अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि आज का जो लो है वो एक शायद होल्ड करना चाहिए। हाँ, अगर कोई और दिक्कत आ गई, आरबीआई ने बोल दिया कि नहीं हमारा नॉमिनी आएगा बोर्ड पे कुछ टाइम के लिए, तो शायद हो सकता है कि लो टूट भी जाए। तो इसके लिए मूविंग पीसेस होते हैं। आरबीएल बैंक में भी देखिए क्या हुआ था जब वो, खैर मैं उसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो डबल डिजिट का स्टॉक बन गया था, 90 रुपये तक गया था वो, वहाँ से उसके बाद रिकवरी आई, 3 गुना हो गया स्टॉक। एट सम पॉइंट बंधन बैंक में भी उस तरीके की ट्रेड प्ले आउट होगी। अब वो 180 से होगी, 170 से होगी या 150 से होगी, ये पता करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन वेट एंड वॉच अभी के लिए विद ए व्यू कि तैयार रहें, एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको बड़ी वाली यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर आज पता नहीं कुछ अपडेट आता है या नहीं, लेकिन ये एक पॉकेट है जिस पर नजरें होनी चाहिए। अच्छा, इस पर बंधन बैंक के मैनेजमेंट ने हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से बात भी की थी आज सुबह में। वो एक अंश आपको सुना देते हैं मार्केट क्लोज से पहले। After the born a baby as a daughter, and every father has given them the married, and it is a painful, no doubt on that. 24 years which I have been developed on that, and I feel that this is the right time which I like to give to the senior new management team, hand over it, and I like to take the charts on that, the strategic in the holdco level. When the board has gone to RBI to my proposal in November, my point is there that in October, we are transform our core banking system. So I have need to 3 to 6 months time to stabilize the core banking system. Then I'll be like to discuss. But if at that time I have been discussed that my core banking system may be not smoothly transform on that. So that is my apprehension, so that I have not informed in that time. At the process of the banking industry, what is the time is needed to process and the approval? Within this, the 3 months, if it is not happened, interim period, one of the successor from the internal will be like to take temporarily, subject to RBI approval. ओके, तो ये सुबह बंधन बैंक की मैनेजमेंट से जो बात हुई, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। गाबा सर, क्या व्यू रहेगा अब बंधन बैंक पर? बंधन बैंक का जो चार्ट है, लगता है लोअर लेवल्स जो जगह तो बाउंस करने की बहुत ही अच्छी है। 180 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन इसका जो कंफर्मेशन मिलेगा जब 200-215 के ऊपर पार कर लेगा तब एक कंफर्मेशन मिलेगा। फिलहाल तो वीक नजर आता है, तो आई थिंक द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ विल बी वंस इट क्रॉसेस 200 एक लॉजिकल रहेगा, एक राउंड फिगर रहेगा, उसके ऊपर मिल जाता है तो लेने की जगह है, लेकिन जगह बहुत अच्छी है बाउंस करने की अगर बाउंस करना है बंधन बैंक। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल एक बार बैन का अपडेट और देख लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर शायद बैन से बाहर आ जाए, जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये स्टॉक बैन से बाहर आने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर पोजीशनिंग यहाँ पर 78%। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स, निफ्टी एकदम एब्सोल्यूट डे हाई पर बंद हो रहा है, और जिसमें मैंने कहा लार्सन एंड ट्यूब्रो का बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स, अच्छा एक पिडिलाइट लेकर आइए जरा एक बार। पिडिलाइट अब फिर से एक अच्छे मोमेंटम में, स्टॉक 3000 क्रॉस कर रहा है
और एक चीज़ मैं देख रहा था, नॉर्मली पिडिलाइट और एशियन पेंट सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन इस स्विंग में पिडिलाइट ने बहुत बड़ी लीड ली है ओवर एशियन पेंट्स। एशियन पेंट 52 वीक लो के करीब है और पिडिलाइट ऑल टाइम हाई के करीब है, तो ये थोड़ा सा इस बार हर्षता एक स्विंग जो है वो अलग रही है पिडिलाइट वर्सेस एशियन पेंट्स। एक वास्ट डिफरेंस दोनों ही स्टॉक्स में इस समय बनता दिखाई दिया है। अच्छा, वैसे थोड़ा सा टाइम है तो एक बार टेक्निकल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। राजेश पालविया, पिडिलाइट पर क्या स्टांस रहेगा, कैरी करें कल का ट्रेड? क्लियर आउट परफॉर्मेंस है इफ यू कंपेयर विद द एशियन पेंट, और यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड कैरी किया जा सकता है पीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 3015 के आसपास, और अपसाइड में जो टारगेट हमें लगता है आ सकता है वो करीब 3100 की तरफ ये स्टॉक अब बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, 3100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है पिडिलाइट। अच्छा, वैसे पीआई इंडस्ट्री भी मेरी नज़र उस पर है कुछ समय से, करीब 2% के गेंस के साथ आज क्लोज दिखाने की तैयारी में है। शिल्पा जी, यहाँ पर कोई ट्रेड का मौका है क्या? BTST अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। यहाँ पे 4000 तक का जगह तो है, लेकिन कोई डिसाइसिव पोजिशनल या लॉन्ग टर्म ट्रेड ओनली अबव 4000। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो पोजिशनल ट्रेड नहीं दे सकते, लेकिन BTST डेफिनेटली मोमेंटम है, आप इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज और पिडिलाइट के दोनों का जिक्र हो गया। L&T एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ट्रेड करता हुआ, और JSW स्टील जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि मेटल इंडेक्स याद रखिएगा, निफ्टी मेटल इंडेक्स आज भी जो क्लोज आ रहा है, एक सेकेंड, निफ्टी मेटल इंडेक्स का एट 8793 याद रखिएगा। यस, ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ, और इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया है JSPL ने, JSW स्टील ने, नाल्को ने, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। तो मेटल इंडेक्स एक बार फिर से अपने करियर के सर्वोच्च स्तरों पर जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। खैर, अब इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। बिल्कुल, मैं बस एक चीज़ देख रहा था कुछ स्टॉक्स में, एक बार BPCL का चार्ट लेकर आइए ज़रा, क्योंकि आज क्रूड नीचे आया था तो थोड़ा सुबह उसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिवली मिला था BPCL को, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया और एक्चुअली डे लो के काफ़ी करीब बंद हो रहा है BPCL। तो ये एक स्टॉक था जो मेरे रेडार पर आया। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटानिया लेकर आइए। मेरे ख्याल से ब्रिटानिया बहुत इंटरेस्टिंग है। आज ब्रिटानिया ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया और जस्ट उसके ऊपर क्लोज होने की तैयारी हो रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है मुझे ब्रिटानिया, इस पर ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से ब्रिटानिया का शायद अपडेट आया नहीं अब तक, तो पता नहीं, शायद स्ट्रीट कुछ सेंस करने की कोशिश कर रही है शायद। यहाँ पर क्लोज अच्छी है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। चलिए निफ्टी की क्लोज देखते हैं, करीब 150 पॉइंट ऊपर, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई, ऑल टाइम इंट्राडे हाई। बैंक निफ्टी के लिए भी ऑल टाइम क्लोजिंग हाई और ऑल टाइम इंट्राडे हाई दोनों। निफ्टी IT आज थोड़ा प्रेशर में था, खासतौर से सेकंड हाफ में, लास्ट के एक घंटे में TCS में बड़ा रिवर्सल आया, उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। 0.5% निफ्टी IT नीचे था। मिड कैप इंडेक्स में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी, हायर लेवल से सस्टेन नहीं कर पाया ऑल टाइम हाइज को, और स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के से गेंस के साथ बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन ओवरऑल डिक्लाइंस के फेवर में था, 1100 बढ़ने वाले शेयर, 1200 गिरने वाले शेयर, लेकिन मोर और लेस इवन स्टीवन ही कहा जाएगा ये मामला। सेक्टर्स देखते हैं बाकी के सारे, और एक बार जरा सेक्टोरल हीट मैप देखिए तो सिर्फ PSU बैंक और निफ्टी IT, इन दो को छोड़ दीजिए आप तो। अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, PSU बैंक बहुत बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन ओवरऑल PSUs में रैली थी। डिफेंस, रेलवे, बाकी स्टॉक अच्छा कर रहे थे, तो PSE इंडेक्स 1% ऊपर था। मारुति की वजह से ऑटो इंडेक्स का मूव देखिए 2% ऊपर। रिलायंस का इंपैक्ट ऑयल एंड गैस पर करीब 1.5% ऊपर। उसके अलावा रियल्टी इंडेक्स में शानदार गेंस थे, करीब 1.5% ऊपर आ। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल्स इंडेक्स भी एक न्यू हाइस पर। निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। सबसे ऊपर आयशन मोटर्स, मारुति, M&M, तो ऑटोज़ का जलवा था। NTPC, JSW स्टील, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा कंज्यूमर, तो काफ़ी हैवी वेट्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे। नेस्ले की वो रॉयल्टी की न्यूज़ का इम्पैक्ट 1.5% नीचे स्टॉक। विप्रो में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी उस न्यूज़ के बाद, CEO चेंज की। LTI, माइंट्री टेक महिंद्रा, तो IT में थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन ओवरऑल एक मार्केट के लिए फिर से रिकॉर्ड सेशन। रिकॉर्ड सेशन मार्केट के लिए 22,660 पर इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। निफ्टी की बात करें और निफ्टी बैंक भी 48,565 पर टिका है। आज आशीष और नीरज के बीच का जो मुकाबला सीधा सौदा में रहा, उसके रिटर्न्स क्या कह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो विनिंग ट्रेड्स में नेगेटिव साइड पर बंधन बैंक था
और साथ ही साथ डॉम्स, लेकिन तेजी में वोल्टास और सिग्नेचर ग्लोबल ये नीरज के आउट परफॉर्मर्स हैं। दूसरी तरफ अगर आप आशीष का परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 2 मंदी की तरफ रखे थे नेस्ले और गुजरात पीपावाव, लेकिन तेजी की तरफ एस्टर डीएम 6% ऊपर और भारतीय एयरटेल जो करीब 1.25% ऊपर रहा। जय, तो ये था आज का क्लोज। हम रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुए। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई पे तो नहीं, निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो करीब 48567 पे ये अब तक का सर्वोच्च स्तर पे क्लोज है। तो निफ्टी बैंक दोनों ही इंडेक्सेस के लिए अब तक का सबसे शानदार क्लोज है। कल इस सप्ताह का, छोटे सप्ताह का एक सेशन और मंगलवार, और कल पूरा पैनल फिर अनुज, मैं, हर्षदा, नीरज और आशीष सभी जानकारी और संकेत समीकरण लेकर होंगे हाजिर मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।